बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ह्यूमन राइट्स फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। जो नावल आज के नावल का नाम है वो मंचली मुकम्मल नावल है। बहुत ही अच्छा नावल है, सेकंड मैरिज बेस्ड है और कुछ फ़नी सी स्टोरी है आई थिंक, जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा है। बाकी हम साथ के साथ रीड करते हैं, एंड में ही जाके हम देखेंगे कि स्टोरी कैसी है। ये शुरू कर लेते हैं। अपने लिबास के लिए मैंने जैसे ही वार्डरोब खोला उसे खाली देखकर मैं ठिठक गया। इससे पहले मेरी किताबों का यूं ही सफाया हुआ था। उसने किताबें रद्दी में देकर उनके अवज भुट्टे खा लिए थे। और अब कपड़े, माय गॉड! मैं ललकारता हुआ कमरे से बाहर निकला। गुले ज़ारा, गुले ज़ारा, गुले ज़ारा! वो मेरी चीखों पुकार पे लशम पश्तम दौड़ी आई। मेरे कपड़े कहाँ हैं? मैंने खूंखार अंदाज में पूछा। आपकी अलमारी में, वो सुकून से बोली। बाकी सब कपड़े कहाँ हैं? मैं धाड़ कर बोला तो वो इत्मीनान से बोली। हमने बेच दिए। बेच दिए? मेरे सर पर छत ही आ गिरी थी। कहाँ बेचे? किसे बेचे? और क्यों? मैंने हजियानी और गुस्सीले अंदाज में उसे झंझोड़ डाला। क्या खाया तुमने उन पैसों का? मैंने उसे जोर से धक्का देते हुए पूछा तो वो सोफे पे जा गिरी। नहीं जी, हमने खाया वाया कुछ नहीं, अब कसम ले लें। तो फिर क्यों बेचे तुमने कपड़े? मैं उसका गला दबाने के लिए उस पर झुका तो वो जल्दी से बोली। जो कपड़े खराब थे हमने तो सिर्फ वही बेचे हैं। और उनके बदले, वो कहकर जरा देर को रुकी, फिर बोली, उनके बदले हमने नए बर्तन ले लिए। माय गॉड! कपड़ों के बदले तुमने बर्तन ले लिए? मैंने बेबसी के एहसास से दो चार होकर अपने ही बाल नोच डाले। मेरे सारे कीमती, अच्छे और यादगार कपड़े तुमने बेच डाले। मेरी फायजा की सब यादें, मेरी शादी का जोड़ा, मेरी शेरवानी, इम्पोर्टेंट पतलूने सब बेच दी तुमने। मगर क्यों? क्या मुसीबत आन पड़ी थी? ऐसी क्या घर में बर्तन नहीं थे? कहाँ की तुमने ये सब खरीदो फरोख्त? मेरे अंदर एक लावा सा उबला और मैंने खूंखार से अंदाज में उससे बात शुरू की तो वो खौफजदा हो गई। कहने लगी, आपके कपड़े तो थोड़े से ही थे जी, बाकी सब कपड़े तो बच्चों के थे। क्या तुमने बच्चों के कपड़े भी बेच डाले? मेरे ऊपर एक और बम गिरा। वहाँ वो, हाँ तो खराब ही तो थे, बच्चे पहनते नहीं थे। अलमारियों और बक्सों में ऐसे ही जगह रोक रहे थे। हमने सोचा नए बर्तन आ जाएंगे तो अच्छा होगा। वैसे भी रसोई में पुराने बर्तन गंदे लगते हैं। हमने पुराने बर्तन भी बेच दिए। उसके इस इंकशाफ पे मैं दंग रह गया। पुराने बर्तन भी बेच दिए? सदमे से मेरी हालत दोहरी होने लगी। उनके बदले हमने घर का थोड़ा सा राशन खरीद लिया है, उसने खुश होकर बताया। और मैं गमो तहय्युर से उसका चेहरा देखता रह गया। और वो जो आपके जूते थे ना, बेच दिए? मैं सदमाई कैफियत में तेजी से बोला तो वो कहने लगी, नहीं नहीं, उनके बदले हमने चाय के बड़े प्यालों का सौदा किया है। 4 जूतों के बदले 6 प्याले आए हैं, मगर वो हमें 3 दे रहा था, इसीलिए हमने वो सौदा नहीं किया। वो कल आएगा तो हम फिर कल बात करेंगे। हमें मालूम है कि वो सर के बल 6 प्याले देकर जाएगा। वो पुरजोश अंदाज में बता रही थी और मैं हालते सदमा से अपने पाँव देख रहा था। क्या अब मैं पैरों में प्याले पहना करूंगा? नहीं नहीं जी, वो तो हमने अपने वास्ते लेने हैं। डोंगे में हमारे से चाय नहीं पी जाती। वो कब को डोंगा कहती थी। फिर ठंडी भी देर से होती है। आप लोगों को तो आदत है छोटे बर्तनों में खाने की, हमें तो जी बड़े बर्तनों में सुकून मिलता है। उसने खुश होकर बताया तो मैंने बड़ी तकलीफ दे अजियत से उसकी जानिब देखा। वो कहने लगी, आप फिक्रमंद ना हो, हमने तो आपके पुराने जूतों का सौदा किया है। हमें मालूम है कि क्या चीज देने की है और क्या नहीं। फालतू चीजों से घर में काट कबाड़ ही इकट्ठा होता है, फिर काट कबाड़ में जानवर भी बहुत हो जाता है। इसीलिए हमने सोचा घर की झाड़ पूंछ ही कर दें। 3 साल से तो इस घर में किसी औरत का हाथ ही नहीं लगा होगा। बड़ा ही कूड़ा निकला है। उसने ताज़ा तरीन इतला फराहम की और मैं सोचने लगा, फाइजा को इस जहां से गए 3 साल हो गए। 3 साल, सिर्फ 3 साल में ही मैंने अपनी महबूब बीवी की तस्वीर को मिटाकर ब्याह रचा लिया था। कुछ बरस भी उसकी याद में तन्हा ना सिसक सका और मैंने दूसरी शादी कर ली। सिर्फ बच्चों की खातिर मैंने ये जहर पिया कि अब फाइजा के बाद मुझे अपने बच्चों से ही मोहब्बत थी और वो ही मेरी जिंदगी थे। लेकिन खानदान भर में मशहूर था कि मलिक के बच्चे इंतहाई बदतमीज, बदजुबान और खतरनाक हैं। इस अजीम शोहरत के होते हुए कौन मुझे अपनी नाजो नाम में पली बेटी दे सकता था? हालांकि हर शख्स मेरे लाइफस्टाइल, मेरी पुरकशिश नौकरी और सबसे बढ़कर मेरी वजाहत और जहानत पर अपनी बेटी कुर्बान करने के लिए तैयार था। लेकिन मेरे 3 अदद बच्चे इस राह में शदीद रुकावट बने हुए थे। हर चंद के मुझे दूसरी शादी करने की जरूरत नहीं थी,
लेकिन मसला ही बच्चों का था। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, इतनी मोहब्बत जितनी कि मजनू ने लैला से की होगी, फरहाद ने शीरी से, पुन्नू ने सस्सी से, महिवाल ने सोहनी से, और इससे भी कहीं ज्यादा हम एक दूसरे को चाहते थे। हमें एक दूसरे की कुर्बत में यूं लगता था जैसे हम में से कोई एक को छोड़ गया तो दूसरा ज्यादा दिन जी ना पाएगा। एक दूसरे के बगैर जीने का तसव्वुर हमने किया ही ना था। लेकिन फाइजा मुझे छोड़कर खामोशी से चली गई। वो भयानक रात मैं कभी नहीं भूल सकता जब हम एक दूसरे से जुदा हुए थे। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि वो इतनी जल्दी मुझे दागे मुफारकत दे जाएगी। हालांकि हादसा भी कोई इतना शदीद और भयानक नहीं था। वो और मैं एक बाइक पर सवार अपने किसी दोस्त के यहाँ जा रहे थे। बच्चे अपने ननियाल में थे। वो बहुत खुश और मसरूर थी। मैं भी उसकी संगत में हमेशा की तरह मसरूर और मस्त था कि अचानक मेरी बाइक सड़क पर पड़ी किसी चीज से टकराई और हम दोनों ही उछलकर दूर जा गिरे। लोग हमें देखकर आनन फानन इकट्ठे हो गए। मुझे संभलने में कुछ देर लगी और जैसे मैं उठा सबसे पहला ख्याल मुझे फाइजा का आया। लोगों का जमे गफीर इस तरह इकट्ठा हो चुका था। मैं फाइजा की तरफ लपका। वो सड़क के दाएं तरफ बेसुध पड़ी थी। मैं एकदम से परेशान और बेचैन हो गया। उसे पकड़कर हिलाया, झंझोड़ा। उसका जिस्म ठंडा हो रहा था और दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही थी। ना जाने कौन सा फरिश्ता सिर्फ शख्स था जिसने मुझे अपनी गाड़ी की खिदमत पेश की और मैं हरासा आनन फानन अपनी बीवी को गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल ले गया। ये तो मुझे गाड़ी में बैठकर पता लगा कि उसके सर से खून बह रहा था। फौरी तिब्बी इमदाद के बावजूद भी उसे अजल के मुंह से ना निकाल सका और उसने हॉस्पिटल में आते ही दम दे दिया। वो हाई ब्लड प्रेशर की मरीजा थी। चोट के सबब दिमाग की शरेयान फट जाने से डॉक्टर उसे बचा ना सके और वो जाँ बहक हो गई। मुझे नहीं मालूम जब डॉक्टर्स ने मुझे ये बुरी खबर सुनाई तो मैंने क्या किया। चीखा चिल्लाया, टकरे मारी, और फिर मुझे घर कैसे लाया गया, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरे अजीजों अकारीब, बहन भाई, रिश्तेदार, मुझे कुछ नहीं मालूम। हाँ, जब मुझे कुछ होश आने लगा तो मैं खुद को फायजा की कब्र के पास पाता। मियाँ जी और मेरे दोस्त मुझे दिलासे तसल्लियां दे देकर उठा कर लाते और मैं पिछाड़े खा खा कर रोता। मैं फायजा से दूर होना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी जिंदगी, मेरे 3 बच्चे मुझे अपनी तरफ बुला रहे थे। मुझे दुनिया से किसी भी चीज से कोई रगबत नहीं रही थी, लेकिन मेरे बच्चों का मेरे सिवा कौन था। मैं फायजा की कब्र का मुजावर बनकर रहना चाहता था, अपनी मोहब्बत को तादम निभाना चाहता था। लेकिन फिर दुनिया वाले मुझे मेरी औलाद की खातिर गोरिस्तान से मेरे गुलिस्तान की तरफ खींच लाए। जाने कितने अरसे मेरी यही कैफियत रही और रहती कि मियाँ जी के लफ्जों ने मुझे ढारस बख्शी और मुझे जिंदगी की तरफ लौटा दिया। और जब मैंने अपनी औलाद की तरफ देखा तो मेरी औलाद शेर से सवा शेर हो चुकी थी। ये तो फायजा का ही नज्म जब्त और कंट्रोल था बच्चों और घर पे। जब वो गई तो मेरे घर का शहराजा ही बिखर गया। मैं तो हर वक्त अपने चैम्बर में ही हुआ करता था। घर आता तो फायजा की रफाकत के सिवा किसी चीज की ख्वाहिश न होती। रात रात भर अपने केसेस की तैयारी में लगा रहता। फायजा मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मुझे कॉफी या चाय की तलब होती तो रात के किसी भी पहर मुझे बनाकर देती। कोई भी अजीब या अछूता केस होता तो मैं फायजा से जरूर डिस्कस करता। वो मेरे प्रोफेशन में बेहद इंटरेस्टेड थी। एक स्टेनो की हैसियत से वो मुझसे मेरे काम शेयर करती। वो एक गमगुसार दोस्त भी थी और दिल को मोह लेने वाली साथी भी। एक अजीम माँ भी और एक अच्छी औरत भी। जिंदगी में मुझसे ज्यादा उस पर जिम्मेदारियां थीं। सवाए रोजगार कमाने के मुझ में कोई भी जिम्मेदारी नहीं थी। हत्ता कि वो मेरे लिबास और जूते तक की शॉपिंग खुद अपनी मर्जी और पसंद से करती थी और मुझे उसकी नफासत और पसंद पर बड़ा भरोसा था और मैं उसकी पसंद और अक्ल जहानत का बड़ा कायल था। ऐसी सूरत हाल में जब फायजा सब कुछ मुझे सौंप कर चली गई तो मैं हवास बागता रहने लगा। आखिर किस चीज को किस तरह संभालूं। ना बच्चे मुझसे संभलते थे, ना घर। मेरी साबका हालत को देखते हुए केस भी आना कम हो गए थे। गोया लोगों का मेरी जहानत पे से एतबार उठ गया था। घर बैठे बैठे खाते रहने से रोजी के लाले पड़ गए थे। मुझे बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर कमाना था। मैं खुद को जहनी तौर पर तैयार करने लगा। फायजा को बुलाने की कोशिश करता तो ऐसे लगता जैसे मैं उससे बेवफाई कर रहा हूँ। जमीर अजीब को चौके लगाता रहता। फिर मैं उसकी बहुत सारी तस्वीर लेकर बैठ जाता और दुनिया माफिया से बेखबर हो जाता। सब लोग मुझे छोड़ छोड़ कर रफ्ता रफ्ता अपने अपने घरों को चले गए। फिर मेरी हमदर्दी में बच्चों के ननियाल वाले बच्चों को अपने घर ले गए। वक्फे वक्फे से सब ने अपने अपने घरों में रखकर बच्चों को वापस मेरी तरफ लौटा दिया। ज्यादा अरसा ना गुजरा था कि बच्चों के स्कूलों से शिकायत आनी शुरू हो गई। फिर आस पड़ोस से शिकायत। फिर अजीजों कारिब ने मुंह पर साफ साफ कहना शुरू किया कि माँ के मरते ही बच्चे ना उम, माँ के मरते ही बच्चे ना बातों के रहे ना लातों के। जहां जाते शिकायत की गज गज भर लिस्टें साथ होती। फिर सुन सुन कर मेरा दिमाग चकरा जाता।
कि ये मेरी ही औलाद है या किसी मदारी की। अपना गम भुलाकर मैंने बच्चों पर तवज्जो देनी शुरू की। बच्चे अपने माँ के तरबियती तमाम सबक भुला चुके थे। उन्हें फिर से इंसान के बच्चे बनाने के लिए सख्त मेहनत की ज़रूरत थी। फिर इतनी ही सख्त मेहनत मेहनत की ज़रूरत मेरे प्रोफेशन को भी थी, और उतनी ही मेरे घर को। मैं एक इंसान और इतनी जिम्मेदारियां। बजा है कि ये जिम्मेदारियां ज्यादा ना थीं। अगर बच्चे मेरे साथ तामुन करते, हर वक्त बच्चों के साथ सर खपाना, फिर अपने काम के साथ उतनी ही सर खपाई, जल्दी ही मेरा मिजाज तलक हो गया। सर धड़ की बाजी लगाकर मैंने अपने 2 अदद सपूत और 1 अदद सपूतनी को कंट्रोल कर तो लिया, लेकिन मेरी तबीयत में चिड़चिड़ाहट और गुस्सा बहुत आ गया। एक वक्त ऐसा भी आया कि मैं खुद को गधा महसूस करने लगा। बच्चे मेरे सामने तो दुबके रहते और मेरे इधर उधर होते ही यही काम करते जिससे मैं मना करता या जिससे मुझे शदीद नफरत होती। मेरी तबीयत की तलखी और बेजारी से मेरे हलके में ये मशहूर हो गया कि गमे तन्हाई से मैं ऐसा हुआ हूँ। गमे तन्हाई का मातम तो मैं जब करता जब मैं अकेला होता या मेरी औलाद ने मुझे मेरा दुख ज्यादा महसूस करने दिया होता। मुझे फायजा से ज्यादा अपनी औलाद का दुख घायल किए देता था। बाज़ औक़ात तो मेरा जी चाहने लगता था कि काश काश उस रोज हम बच्चों को उनके ननिहाल ना छोड़कर आए होते, अपने साथ ही लेकर चलते। फायजा अल्लाह को प्यारी ना होती, उस हादसे में बच्चे अल्लाह को प्यारे हो जाते। बच्चों से तंग आकर मेरी सोच इस हद तक पहुंच गई थी। फिर कभी सोचता काश मैं ही मर जाता, फायजा और बच्चे यूं ही रहते। इसमें मेरी सोच का भी क्या दोष, बच्चों ने कितना आजिज कर दिया था। जिंदगी से इस कदर दिल बर्दाश्ता होकर मैं पहरों घर ना आता, लेकिन बहर कैफ घर तो मुझे आना ही होता था। जैसे ही मैं घर में दाखिल होता, एक नया नुकसान मेरा इस्तकबाल कर रहा होता। या अभी मैं अपने मोहल्ले में दाखिल भी ना होता था कि पड़ोसी मेरे इंतजार में मेरी औलाद की खामा फरमाई के लिए खड़े होते। फिर जब मैं अपने बच्चों से पूछ-गछ करता तो वो मुझे इतनी चक्कर फेरियां देते कि मेरी दिमाग की रगें फटने लगती। एक अच्छा वकील होने के बावजूद मैं अपनी जिंदगी का मुकदमा दिन ब दिन हारता जा रहा था, और अब सिर्फ यही चाह रहा था कि मैं अपने बच्चों के लिए जुबान का नहीं हाथ का इस्तेमाल करूं, और यह तरकीब कुछ कारगर साबित हो रही थी। मियाँ जी को मेरी इस हरकत का इल्म हुआ तो वो मुझ पर सख्त नाराज हुए। मियाँ जी ना सिर्फ मेरे सीनियर्स में शुमार होते थे, गो के वो रिटायर्ड हो चुके थे, बल्कि उनका शुमार मेरे मोहसिनों और प्यारों में भी होता था। कहने लगे, शुएब, ये बहुत बुरी बात है कि तुम अपने बच्चों को मारने लगे हो। बच्चे तो मासूम फूल होते हैं, उन्हें प्यार से समझाओ, समझ जाएंगे। मैं पहले ही तपा बैठा था। एक दो घर से उन नाहंजारों की वजह से बगैर नाश्ते के आया था। दूसरे जो केस मुझे आज मिलना था वो भी देर से आने की वजह से हाथ से निकल गया था। मियाँ जी, बच्चे फूल इस सूरत में होते हैं जब वो मासूम हो। अपनी औलाद को देख देख कर मेरा तो बच्चों की मासूमियत से ईमान उठता जा रहा है। अगर मैं अपनी औलाद पर इतनी भी सख्ती ना करूं तो वो इस शहर में तो क्या पूरे पाकिस्तान में फितना फैला दें। अब तो वो इस तकरीबकारी की बदौलत मोहल्ले भर में इतनी शोहरत हासिल कर चुके हैं कि हर वारदात का इल्जाम इन्हीं पर आता है। चाहे वकुआ पर हो या ना हो, सब उन्हीं पर शक करते हैं। मियाँ जी मेरी इस बात पर मुस्कुरा दिए, फिर कहने लगे, शुएब, तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते। मैंने मियाँ जी की तरफ देखा और फिर बेजारी से दूसरी तरफ निगाहें फेर लीं। दुनिया की किसी भी रंगीनी में अब मेरा जी नहीं लगता था। फिर दूसरी शादी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। अगर मैं अपनी प्यारी बीवी की अनमोल मोहब्बत अपने सीने में दफन किए फिरता हूँ। मियाँ जी ने मेरी बेजारी को देखा और मुझे समझाने वाले अंदाज में बोले, शुएब, तुम्हारा घर अधूरा है। तुम जितनी भी मेहनत कर लो, फायजा की कमी पूरी नहीं कर सकते। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे तुमसे बागी ना हो और अच्छी तरबियत हासिल करें, तो एक औरत का वजूद तुम्हारे घर के लिए लाजमी है। मैंने उकताई हुई निगाह से मियाँ जी की तरफ देखा। ऐसी बात नहीं थी कि उन्होंने आज मुझे पहली बार ये ऑफर की थी, बल्कि कुछ अरसे से वो मुझ पर खास दबाव दे रहे थे। मेरी जहनी हालत को देखते हुए उन्होंने कई बार मुझसे कहा था, इंसान और मशीन में बहुत फर्क होता है शुएब। अगर तुम चाहते हो कि तुम दिल जमई से अपना रोजगार चला सको, तो अपनी जहनी सुकून की तरफ तवज्जो दो, और ये जहनी सुकून सवाए एक औरत के तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता। काश आज यूसरा माँ जिंदा होती तो मैं उनकी गोद में सुकून तलाश करता, अपने बच्चों को उनके हवाले कर देता। फाइजा की माँ हयात होती तो शायद मेरी तकलीफ इतनी ना होती। ये हम दोनों की बदकिस्मती थी कि हम दोनों के ही वालिदैन हयात नहीं थे। ये मैं अब अक्सर सोचने लगा था। फिर दूसरी औरत का तसव्वुर मेरे लिए बेहद जरर था, जरर रसा था। शायद यही लिखा हुआ है, बहुत करीब करके लिखा हुआ है तो नजर नहीं आ रहा। भला फायजा की जगह भी कोई ले सकता है। मैंने मियाँ जी की तरफ देखकर कहा, मियाँ जी, जरूरी नहीं जहनी सुकून एक औरत ही अता करे। अगर मेरी औलाद मेरे साथ ताउन करे तो मैं अपने आप को बहुत खुश और मुतमईन पाऊंगा। आप या सब लोग ये क्यों समझते हैं कि फायजा के ना होने की वजह से मैं ऐसा हो गया हूँ। वो दुख तो तादम मेरी रगों में तैरता रहेगा। उस दुख में मैं किसी को अपने साथ शरीक करना नहीं चाहता। मुझे तो जीते जी मेरी औलाद मार रही है। उन्हें देख देख कर कुड़ता रहता हूँ मैं दिन रात। मैंने दुख और बेचारगी से कहा तो मियाँ जी अपनी असली शफकत से मुस्कुराए, फिर बोले,
तुम वकील हो और वकील बड़े जीरक फहम होते हैं, लेकिन तुम फिर भी नासमझी की बातें कर रहे हो। जिंदगी में तुमने बहुत सारे ऐसे केस लड़े होंगे जहां बच्चे ताल्लुक की जंजीर बने रहते हैं। दो फ्रीकैन के दरमियान बावजूद नफरतों के मुफाहमत महज बच्चों की बुनियाद पर हुई होगी। बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की खातिर किसी एक को अपने हदफ से हटना ही पड़ता है। तुम सिर्फ अपने बारे में क्यों सोचते हो, बच्चों के बारे में भी तो सोचो। क्या उन्हें माँ की जरूरत नहीं है? आखिर जिंदगी ऐसे कैसे गुजरेगी? तुम बच्चों की ख्वाहिशात पूरी कर सकते हो, उनके लाड नहीं उठा सकते कि लाड सिर्फ माँ उठाती है। तुम उन्हें नरम बिस्तर दे सकते हो मगर लोरी नहीं। तुम उन्हें खाना खिला सकते हो लेकिन लजीज नहीं। तुम उनकी परवरिश कर सकते हो लेकिन तरबियत नहीं। अगर तुम ये सब कर सकते तो तुम आज इतने बेहाल और बदले हुए मिजाज के ना होते। बच्चे भला तुमसे क्या तामुन कर सकते हैं? बच्चे तो बच्चे होते हैं, ना समझ और मासूम। घर को समझने वाली आ गई तो बच्चों की ना समझी और तुम्हारा पागलपन जाता रहेगा। दिल से बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए रिस्क कमा सकोगे। बच्चे तुमसे करीब भी रहेंगे और तुम्हारा घर भी मुकम्मल हो जाएगा। मियाँ जी की इस लंबी चौड़ी बात में से सिर्फ मुझे एक बात समझ आई कि बच्चे मुझसे करीब रहेंगे, वरना दिन रात मैं उन पर यूं ही गुर्राता और धमकाता रहा तो वो घर छोड़कर भाग जाएंगे। बेशक ये सब कुछ मैं उनके भले के लिए ही कर रहा हूँ, लेकिन बच्चे तो वाकई नासमझ होते हैं। मेरे बच्चे अगर मुझसे बागी हो गए तो मैं क्या करूंगा? इस ख्याल ने मेरे अंदर तक सनसनी दौड़ा दी। आखिर बच्चों को प्यार की भी तो जरूरत होती है। माँ उन्हें तहफ्फुज़ भी देगी और प्यार भी। कभी वो बच्चों पर नाराज होगी तो मैं बच्चों को प्यार दूंगा, और कभी मैं नाराज हुआ तो अपनी आगोश में समेट लेगी। मेरा घर बना रहेगा। बच्चे जिंदगी के हर मैदान में एतमाद से कदम रखेंगे और मैं भी यकसुई से अपना काम जारी रख सकूंगा। रात गए तक मैं मियाँ जी की बातों पर गौर खोज करता रहा। मेरी तो कुल कायनात मेरे बच्चे ही हैं और मैंने उनके भले के लिए दिल में मुस्बत इरादा कर लिया। अगले रोज मियाँ जी से इस मौजू पर फिर से बात हुई। मेरी रजामंदी पर मियाँ जी बहुत खुश हुए। कहने लगे, अच्छा किया तुमने जल्दी फैसला कर लिया। औलाद और दौलत इंसान के लिए कड़ी आजमाइश हुआ करती हैं। अच्छे शरीके सफर का साथ इस आजमाइश से निमटने के लिए जरूरी होता है। वो कहकर थोड़ा मुस्कुराए थे। मैं भी खफीफ सा उनके साथ ताइदन मुस्कुराया था। ऐसा है कि आज ही अखबार में इश्तिहार दिए देते हैं, या कहो तो शादी दफ्तर चलें। वैसे तुम्हारे खानदान में भी तो लड़कियां होंगी। उन्होंने मेरी तरफ देखकर संजीदगी से पूछा तो मैं कुछ फिक्रमंद सा हो गया। मेरा दिल अचानक डूबने लगा था। क्या बात है शुएब, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? उन्हें मेरी हालत देखकर तफ्शीश लाहक हुई। मियाँ जी, अपनी औलाद की खातिर उठा रहा हूँ। क्या कोई भी लड़की मेरे बच्चों को माँ की मोहब्बत दे सकेगी? मियाँ जी ने मेरी बात पर अपना नर्मो ज़ईफ हाथ मेरे हाथ पर रखा, फिर उसे सख्ती से दबाते हुए बोले, इस दुनिया में अच्छे इंसानों की कमी नहीं है। खुदा ने चाहा तो इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। कबलस वक्त दिल में वसवसे पैदा करने की हरगिज जरूरत नहीं है। इंतखाब करते वक्त हम खुद सोच समझ कर फैसला करेंगे। फिर तुम वकील हो और वकील अपनी दानिशवरी से हर मामले को सुलझा लेते हैं। मेरा ख्याल है कि दूसरी शादी के बाद तुम्हें रवायती मसाइल का हरगिज सामना नहीं करना पड़ेगा। मुझे मियाँ जी की बातों से कुछ तकवीत मिली। मियाँ जी कह रहे थे, जो भी सूरत हाल है उस मामले को सामने रखकर दूसरे फरीक से मामला तय होगा, ताकि बाद में रंजिशें ना बढ़ें। अखबार के सफ़े पर रिश्ता दरकार है में जैसे ही मेरा इश्तिहार लगा, दोस्तों ने मेरा बैंड बजा दिया। फिर इश्तिहार की सूरत हाल देखते हुए जिस किस्म के लोग मुझसे आकर मिले, मैं हवा में मौलिक हो गया। मेरे रिश्ते के साथ 3 अदद बच्चों के नाम और उम्रों ने लोगों की नज़र में मुझे जाने क्या से क्या बना दिया था कि कोई भी माकूल औरत मेरे पास आकर ना फटकी। तिला दोस्तों के दिल आवेज जुमले जल्दी पे तेल का काम कर रहे थे। मेरी अच्छी खासी चार्मिंग उम्र ही तस्हीक का निशाना बनकर रह गई थी। फिर जो लोग माकूल थे वो बच्चों को देखकर आगे नहीं बढ़े। पहला हक करीबी रिश्तेदारों का होता है। इन्हें भी मेरी औलाद से बड़े खतरनाक किस्म के खदशाक लाहिक थे, तो सबको सांप सूंघ कर रह गया। मेरी बहुत सारी कोलीग्स थी, फ्रेंड्स थी। अगर अपने बच्चों को आज भी यतीम खाने में या दारुल अमान जैसी जगह में डलवा देता तो मुझे कामिल यकीन था कि वो कंवारी तो क्या, शादीशुदा भी अपने शोहरों से तलाक लेकर मुझसे शादी कर लेती। शादी का नकारा बजा देने के बाद अब चुप होकर बैठना मेरे लिए अना का मसला बन गया था। आखिर लोग क्या समझते हैं? मैंने अखबारी इश्तिहारों वगैरह के सिलसिले बंद करवा दिए, जिसकी बदौलत दोस्तों की महफिलें गर्मा गर्म हो रही थीं। और मासी बसीरत से मिला, जो अंदरूने खाना खामोशी से रिश्ते तय कराती थी। वो पहले भी कई बार मुझे अपनी खिदमत पेश कर चुकी थी, लेकिन मेरे खुश्क रवैये ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया था। लेकिन अब मेरी पेशकदमी ने उसके अंदर करंट दौड़ा दिया। मुझ पर बहुत वारी सदके हुई कहने लगी, तू फिक्र न कर पुत्र, तेरे लिए तुम ऐसी सोहनी कुड़ी लाऊंगी कि दुनिया जल कर मर जाएगी। अभी तेरी उम्र ही क्या है और तू ऐसे ही ख्वार हुआ फिरता है। हुक्म तो करता तेरे आगे पीछे लड़कियों की लाइन लगा देती। मासी की ऐसी पेशावराना बातों से मैं बिल्कुल नहीं फूला।
संजीदगी से मासी को याद दहानी कराई कि लड़की चाहे शक्लो सूरत से मुनासिब हो, लेकिन जरा ठीक उम्र की हो, मैच्योर हो, समझदार, बेशक कम पढ़ी लिखी हो, लेकिन घर के रिश्ते जानती हो, सलीकामंद हो, मेरी औलाद को खुलूस से कबूल करने वाली हो, मेरे बच्चों को बोझ ना समझे। मासी बड़े जोश से बोली, तू फिक्र न कर, तुझे किसी कभी शिकायत नहीं होगी। मासी के मुतल्लिक यह मशहूर था कि वो जिसका केस हाथ में लेती उसे पाया तक मिलकर पहुंचा कर ही दम लेती थी। कभी उसने किसी को नामुराद नहीं लौटाया था। मैं मासी की तरफ से मुतमईन होकर बैठ गया। मासी ने अपनी कोशिशें शुरू कर दी। हर रोज मासी कुछ तस्वीर और उनके कवाइफ मेरे सामने लाकर रख देती। कोई बेवा, कोई तलाक याफ्ता, कोई कबल वक्त ही 3-4 बच्चों की अम्मा। ये सब रोजाना देख देख कर मेरा दिल मतला गया। मासी भी चक्कर काट काट कर कुछ थक सी गई। मासी, ये तो क्या हर रोज मेरी दादियों और नानियों की फोटो उठा लाती है। मैंने थक हार कर कहा तो मासी झट बोली, अरे तूने ही तो कहा था कि समझदार और जरा उम्र की ठीक हो, मैं तो उसी चक्कर में ही। मासी, ठीक उम्र से मुराद ये है कि मेरी उम्र की हो, मेरी बाजी या आपा ना हो। मैं जलकर बोला तो मासी बुरा मान गई। तस्वीर इकट्ठी करते हुए बोली, तेरा दिमाग सठिया गया है, जब भी तू ऐसी ओल फोल बक रहा है। तेरी उम्र 30-35 साल है। 30-35 साल की कौन कंवारी तेरे इंतजार में बैठी होगी। मासी की बात पर कुछ शर्मिंदा हो गया। अपनी खिफत मिटाते हुए बोला, मासी इतनी अकल तो तेरे पास भी है। मैंने तो सिर्फ तुझे एक हद बताई थी कि मेरी उम्र से बड़ी ना हो, तू तो इस बात को ही लेकर पीटने बैठ गई है। मेरी बात पर मासी मेरी जानिब देखकर बोली, ये रिश्ता तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ बातें तूने ऐसी पाबंद की हैं मुझ पर कि मेरा सर चकरा गया है। पढ़ी लिखी भी हो, सलीकामंद भी हो, कंवारी भी। मासी मेरी बातें जेरे लब बड़बड़ाकर दोहरा रही थी। फिर वो चुप हो गई तो मैंने मासी की तरफ देखकर कहा, लगता है मासी ये मामला तेरे बस का नहीं है। अरे मामला तो कोई इतना मुश्किल भी नहीं है, अगर तू अपनी मासी पे सब छोड़ दे तो तुझी पे तो छोड़ा है सब कुछ। कहाँ छोड़ा है? महीने से जूतियां चटखाती फिर रही हूँ, पर तेरी नाक के नीचे कुछ आता ही नहीं है। इतने अरसे में तो मासी जाने कितनों के हाथ पीले करके घर फंसा देती। मासी तू खुद ही बता, जो कुछ तूने मुझे दिखाया क्या मेरे लायक थी कोई? आखिर एक आलम की निगाह मुझ पर लगी हुई है कि शुएब मलिक देखते हैं क्या गोहरे नायाब तलाश करके लाता है। क्या थू थू कराएगी मुझ पे? दुश्मनों के दिल में क्यों चैन डलवाती है मुझे ऐसी वैसी मुसीबत में डालकर। मैंने मासी के ठंडे होते जोश को उबाल दिया तो मासी गहरी संजीदगी से मेरी बातों पर गौर फिक्र करती रही। फिर बोली, सब बातें छोड़, बस मुझ पर एतबार कर। मासी ने हतमी और फैसला कुन बात की, ये देखने दिखाने वाला चक्कर है ना, इसे खत्म कर। लड़की ब्याह कर सीधे तेरे घर आएगी। तेरी दहलीज पर कदम रखते ही तेरे दिल में लड़की ना उतर जावे तो तू मासी से कहियो। बस मासी ने अपने सीने पे हाथ रखकर मजबूती से कहा तो मैं मासी की तरफ देखने लगा। क्या एतमाद नहीं है मेरी आंख पे? उसे मेरा तजब्जुब तपा गया। आखिर उम्मीद आखिरी उम्मीद मासी से ही थी। अगर हत्थे से उखड़ गई तो शुएब मियाँ यूं ही रह जाओगे। मेरा दिल मुझे उकसा रहा था। फिर मासी मेरे लिए मुखलिस भी थी, अच्छा ही फैसला करेगी। थोड़ी देर मैं सोचता रहा, फिर मैंने कहा, ठीक है मासी, ये काम मैंने तेरे स्पुर्द किया, पर शराइत जो है ना उन्हें नजरअंदाज मत करना। अरे बस तू फिक्र न कर, समझ तेरी बात पक्की। अपने कादिर से बढ़कर चाहती हूँ तुझे, सारी उम्र दुआएं देगा मुझे। मासी ने वालिहाना मोहब्बत और जोश से कहा तो मैंने हस्बे ख्वाहिश मासी की मुट्ठी गर्म कर दी। मासी और भी खुश हो गई, पर जाते जाते बोली, अपना इनाम तो बहू के बाद लूंगी। मैं मुस्कुरा दिया और वो हंसते हुए चली गई। थोड़े दिन के बाद मासी आई तो बहुत खुश थी और खुशी से फूली जा रही थी। सब मामला तय करके आई हूँ, बस जल्दी से मिठाई मंगवा कर मुंह मीठा करा दे। मुझे मासी की इस जल्द कार्रवाई पर बड़ी हैरत हुई। अब मासी लड़कियों की तारीफों में रतबुल्लुसान हो रही थी। काम करने की तो जैसे मशीन है, सूरत ऐसी भोली के देखकर प्यार आता है। बस समझ ले तेरी मुराद पूरी हो गई। फिर मासी अपने तरंग में कहने लगी, जो तारीख तू मुंह से कहेगा पक्की कर आऊंगी। मासी का काम बस यहीं तक, बारात लेकर जाना और लड़की ले आना तेरा काम। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। मासी बहुत मुतमईन और मसरूर थी। मुझे भी इत्मीनान हो गया। मैंने उससे कुछ टाइम लिया। अगले रोज मियाँ जी से मशवरा करके तारीख दे दी। अब इधर की जिम्मेदारी मियाँ जी ने संभाली थी, यानी शादी वगैरह के इंतजामात और मेहमानों को बुलाने का सिलसिला, और इधर का काम मासी को करना था। मासी को मैंने टाइम दे दिया। मासी खुशी खुशी चली गई। इस बार भी मासी की मुट्ठी मैंने इसकी तवक्का से बढ़कर गर्म की थी। मुझे यह खदशा लाहक था कि मासी मुझे बीच मंझदार में छोड़कर चली ना जाए। मासी के बार बार घर आने जाने की वजह से बच्चों को इल्म हो गया कि उनका बाप दूसरी शादी करने के चक्कर में फिर रहा है। ख्वाम खा बच्चों ने मेरे खिलाफ महाज कायम कर लिया और एहतजाजन भूख हड़ताल कर दी। मुझे बच्चों से इस कदम की हरगिज तवक्का नहीं थी। मुझे मालूम था कि उनके ननियाल और मेरे कुछ रकीब हमसायों ने उन्हें भड़काया है और सुतेली माँ के फवायदों नुकसानात से खूब अच्छी तरह से उन्हें वाकिफ कर दिया है।
میرے گھر کو دوزخ بنانے اور مجھے ذہنی طور پر لاچار کرنے کے لیے میرے بچوں کو سازش کے طور پر بھڑکایا گیا تھا۔ میں نے بچوں سے کہا، دیکھو 1-2 روز کے بعد یہ بات تم لوگوں سے خود ہی کرنے والا تھا۔ اب چونکہ تمہیں باہر سے معلوم ہو ہی گیا ہے تو میرے لیے اس بات سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ مجھے ہرگز شادی کی ضرورت نہیں تھی اگر تم لوگ مجھے اپنی حرکتوں سے مجبور نہ کرتے۔ یہ سب کچھ میں تم لوگوں کی بھلائی کی خاطر ہی کر رہا ہوں اور مجھے مجبوراً کرنا پڑ رہا ہے، اسی لیے تمہیں مجھ سے بدگمان اور باغی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ لو اس گھر میں جو نیا فرد آ رہا ہے صرف تم لوگوں کے لیے۔ تمہاری بہت ساری ضروریات ہیں جو تمہاری ماں ہی پوری کر سکتی ہے، میں نہیں۔ یہ سب کچھ تمہارے بھلے کے لیے ہی ہو رہا ہے، یا اس لیے کہ قبل از وقت اپنے اپنے ذہن تیار کر لو تاکہ تم دل سے آنے والے فرد کو قبول کر سکو۔ میں نے بچوں کو سمجھا دیا لیکن بچے نہیں سمجھے۔ ان کا سناٹا اور احتجاج ختم نہیں ہوا۔ بچے میرے غصے اور خفگی سے خوفزدہ رہتے تھے، اسی لیے ان کا احتجاج خاموش چل رہا تھا۔ وہ کسی بھی عورت کو اپنی ماں کی صورت میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ میں ذہنی دباؤ کا شکار ہو گیا۔ اس طرح تو زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ مجھے آگے کی فکر لاحق ہونے لگی۔ میں نے بچوں کو پیار سے سمجھانے کی بہت کوشش کی، اپنی مجبوری بھی بیان کی۔ میں صرف تمہارے لیے کما سکتا ہوں، گھر کی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتا۔ تم یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ سب تمہارے لیے ضروری ہے۔ لیکن بچے نہیں مانے۔ تینوں نے ایک زبان میں کہا، ہمیں ہاسٹل میں داخل کرا دیں، ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ مجھے بچوں کے یہ نظریات سن کر دلی دکھ ہوا۔ ناچار میں نے میاں جی سے اس موضوع پہ بات کی تو وہ کہنے لگے، دراصل بات یہ ہے کہ تمہارے بچے تمہاری غیر موجودگی کو نعمت سمجھنے لگے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ کسی نئے حکمران کے آنے سے یہ نعمت ان سے چھینے۔ تمہاری غلطی ہے کہ تم نے ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھا۔ بچے خوشبو کی طرح ہوتے ہیں، انہیں طریقے سے مقید کرنا چاہیے۔ خوشبو اگر ہوا سے دوستی کرے تو پھر کبھی ہاتھ نہیں آتی۔ لیکن تم فکر نہیں کرو، میں بچوں کو سمجھاؤں گا۔ نہ تو تمہارا باپ ظالم ہے اور نہ ہی جو عورت آئے گی وہ ظالم ہوگی۔ میں انہیں ماں کی محرومی سے واقف کروں گا تو انہیں خود بخود اس رشتے کی قدر آ جائے گی۔ میرا دل تو بچوں کی صورتیں دیکھ دیکھ کر کٹ رہا تھا، لیکن جب میاں جی نے بچوں کو سمجھایا اور اگلے وقت کے لیے تیار کیا تو بچے ان کی بات سمجھ گئے اور مان گئے۔ اگلے وقت کے تصور سے میں بہت مسرور تھا۔ گھر اور بچوں کی ذمہ داری کا بوجھ جو میرے اوپر سے اتر رہا تھا، میری پھر بچوں کی تربیت بھی سلیقے سے ہو سکے گی۔ میری غیر موجودگی میں بچوں کو بھڑکانے بھی کوئی نہیں آیا کرے گا۔ بچے بھی ایک دفعہ شرارت کرنے سے پہلے سوچیں گے کہ کوئی انہیں روکنے ٹوکنے والا موجود ہے۔ بے شک میں اسے اجازت تو نہیں دوں گا کہ وہ میرے بچوں پہ ہاتھ اٹھائے، لیکن اس کی عزت اور روب بچوں پر ایسا ہونا چاہیے کہ بچے نچلے ہی رہیں۔ میں خود آنے والے وقت کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ پھر جلد ہی وہ وقت آ گیا جب مختصر مہمانوں اور 3 عدد بچوں کے ہمراہ میں بارات لے کر گیا اور اسے بیاہ کر لے آیا۔ وہاں نہ تو عمارت تھی نہ ہی کروفر، جہیز بھی بہت مختصر اور سادہ تھا۔ مجھے ان چیزوں کی قطعاً پرواہ نہ تھی اور نہ ضرورت، بس اس کے دل کا اچھا ہونا چاہیے تھا۔ سب کچھ میرے گھر میں پہلے سے موجود تھا، حتیٰ کہ بچے بھی۔ میری دعا تھی کہ خدایا مجھے اب اولاد بھی نہ دینا، یہی پل جائیں تو تیرا بڑا کرم ہوگا تاکہ میں فائزہ کے سامنے سرخرو ہو سکوں۔ دلہن کے گھر آنے کے بعد مہمان گھر سے رخصت ہو گئے۔ مہمانوں کو رخصت کر کے جب میں فارغ ہوا تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ میں بچوں کے کمرے میں گیا تو بچے بے سود سو رہے تھے۔ میرا خیال تھا کہ میں پہلے بچوں کو تعارف اس سے کرا دیتا تو زیادہ بہتر ہوتا، لیکن بچوں کو سوتا دیکھ کر میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ تھکاوٹ تو مجھے بھی بہت ہو رہی تھی کہ آنے اور جانے کا سفر لمبا تھا، پھر سب مہمانوں کی میزبانی بھی مجھے ہی کرنا پڑی تھی۔ جی چاہتا تھا کہ بس پڑھ کے سو جاؤں، لیکن وہ بھی تو لمبا سفر طے کر کے آئی تھی، بالکل اجنبی ماحول اور نئی جگہ میں۔ پھر کوئی خاتون بھی گھر میں ایسی نہیں تھی جو اسے آرام وغیرہ کروا دیتی یا تھوڑی بہت گھر کے بارے میں واقفیت دے دیتی۔ جانے اس نے کھانا بھی کھایا ہوگا کہ نہیں۔ میں اس اجنبی لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا جو ابھی کچھ دیر قبل میری زندگی میں آئی تھی اور میری دوسری شریک سفر بنی تھی۔ ماسی نے بتایا تھا کہ زیادہ پڑھی لکھی تو نہیں ہے پر ہے سادہ اور بھولی بھالی، جس طرح کہو اسی طرح کرے گی، کبھی تمہیں اس سے شکایت نہیں ہوگی۔ ہاں نام بھی تو بتایا تھا ماسی نے، بھلا کیا نام تھا؟ گلزارہ۔ میں نے اپنی یادداشت پر ایسے ہی دھیان دیا اور اس نام سے بڑا پیارا سا تصور میری آنکھوں میں اتر آیا، اور پھر اسی کے ساتھ ہی فائزہ کا سراپا میرے ذہن پر چھا گیا۔ کیا میں فائزہ سے بے وفائی کر رہا ہوں؟ میں جو اس کی محبت کا دم بھرتا تھا اس کے مرتے ہی بیار چال گیا؟ کیا یہی سچی محبت تھی میری؟ میرا ضمیر مجھے کچھ اوکے لگا رہا تھا۔ میں اپنے خیالات سے چونکا اور پھر خود کچھ جتلانے لگا۔ میں فائزہ سے اب بھی محبت کرتا ہوں۔ گلزارہ کا وجود تو صرف ایک نسوانی پیکر ہے، ایسا پیکر جس کی ہر گھر کو ضرورت ہوتی ہے، اور میرے گھر کو بھی ایک عورت کے وجود کی ضرورت تھی۔ میں انہی لا یعنی سوچوں میں مبتلا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوتے میرا دل اچانک مچلا۔ نہ صرف گھر مکمل ہوا ہے بلکہ تم بھی مکمل ہو گئے ہو۔ اس خیال نے میرے اندر گدگدی مچا دی۔ میں دھیرے سے مسکرا دیا۔ قدرت کی ستم ظریفی تھی یا ذرا نوازی؟ زندگی میں یہ حسین موڑ
दूसरी बार आ रहा था। मैंने कमरे में बड़ी तरंग से कदम रखे, सामने ही बेड पर निगाह पड़ी। वो बेड पर मौजूद नहीं थी। मैंने इधर उधर देखा, वो कहीं भी नजर नहीं आई। शायद वो बाथरूम में हो। इस ख्याल के तहत मैं बाथरूम का दरवाजा देखने के लिए बढ़ा। दरवाजा नीम हुआ था। मैंने थपथपाया, कोई आवाज ना आई। मैंने दरवाजा खोलकर झांका, अंदर कोई भी नहीं था। मुझे बड़ी तशवीश हुई। ड्रेसिंग रूम में झांका और वो भी खाली था। यकायक मैं फिक्रमंद हो गया। तेजी से वापस कमरे से बाहर निकलने ही वाला था कि यकायक कोई भारी सी चीज मेरी पुष्ट पर आकर पड़ी और मेरी चीख निकल गई। बस एक लम्हे की कार्रवाई थी। जिस्मानी हंसी की आवाज पर मैंने पलट कर देखा। हैरानो हरासा मैं अड़ियों के बल घूम गया। वो बेतहाशा हंसे जा रही थी। हंसते हंसते वो जैसे पागल होने वाली थी। मैंने पूरी आंखें फाड़कर उसकी तरफ देखा। सुर गरारा सूट में बिला शक वो मेरी दुल्हन ही थी। जाने उसने किस ऊंचाई से छलांग लगाकर बिल्ली की तरह मुझ पर हमला किया था कि मेरा दिल अभी तक जोर जोर से धड़क रहा था। डर गए, डर गए, डर गए। अब भी वो हंसी के साथ साथ तालियां पीट कर मुझे डराकर बड़ी खुशी का इजहार कर रही थी। उसकी इस बेतुकी और बेहुदा हरकत पर मैं बुरी तरह दब गया। एक बार फिर पूरी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। वो बहुत ही कम उम्र और कम सी नजर आई। फिर उसकी ये बचकाना हरकत और बचकाना अंदाज मेरे हिसाब पर एटम बम की तरह गिरे। उसे यकायक मेरी संजीदगी का एहसास हुआ तो एकदम से चुप हो गई। मैं आंखें फाड़े उसे देख रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ, और वो खौफजदा हो गई कि मैं उसे घूर रहा हूँ। जल्दी से दुपट्टा दुरुस्त किया और भागी भागी गई और जाकर अच्छे बच्चों की तरह बेड पर बैठ गई। फिर मेरे देखते ही देखते लंबा सा घूंघट आगे की तरफ निकाल लिया। घूंघट को मैं आगे की तरफ खींचता देख रहा था। इसी रफ्तार से घूंघट आगे की तरफ खींचा जाता था कि सारी पुष्ट पीछे की खाली हो गई। इस लाल पिंजरे को देखकर मेरे आवाज मुअत्तल हो गए। मैं सदमाती कैफियत में सोफे पर ढह गया। कई लम्हे में यूं ही बैठा अपनी तकदीर पर मातम करता रहा। मासी बसीरत, ये तुमने मेरे साथ क्या किया। मैं हाल तक गम में था कि जाने वो कब उठी और लपक झपक कर मेरे लिए पानी ले आई। ए जी, मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। ये पानी पी लें, उसने हमदर्दाना खिदमत पेश की। इस उजड़ रंगीली चीज का अंदाजा तकल्लुम तो और भी वजद आफरी था। जब मैंने उसके हाथ से पानी नहीं लिया तो वो मेरे पास बैठ गई। नाराज तो ना होइए, वो इठला कर बोल रही थी। हमने तो आपको खुश करने के मारे ऐसा सब किया था। ओह माय गॉड! उसके अल्फाज पर मैंने सर पकड़ लिया। हाय अल्लाह, क्या सर में दर्द हो रहा है? अब आप परेशान नहीं होना, वो बड़ी अपनायत और फिक्रमंदी से बोल रही थी। हमें मासी जी ने सब बता दिया था। आप अपनी बीबी से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन वो अल्लाह को प्यारी हो गई, इसीलिए आप उदास उदास रहते हैं। फिर आपको बच्चों का भी बड़ा गम है, इसी मारे आपने दूसरी शादी की है। यूं ही हमने आपको खुश करने के लिए एक ऐसा खेल खेला था कि हम उस अलमारी पर चढ़ गए। जब आप कमरे में आए तो हम ऊपर बैठे सब देख रहे थे। फिर जब आप हमें ढूंढ कर जाने लगे तो हमने छलांग लगा दी। अल्लाह कसम, हमारा आपके ऊपर गिरने का इरादा नहीं था, बस पीछे से हाव करते। मगर आप दरवाजा खोलने के लिए पीछे हुए तो हम आपके ऊपर आ गिरे और बस आप ज्यादा डर गए। उसने शर्मिंदगी से अपनी सफाई पेश की तो मैंने उसकी अजीम उर्दू जुबान से मुतासिर होकर झट उसके आगे हाथ जोड़ दिए। प्लीज डोंट टॉक मी, ये मेरी जब्त की इंतहा थी। जी, वो दीदे और हलक फाड़ कर बोली। मतलब उसे कुछ समझ में नहीं आया था। मेहरबानी से जाकर सो जाइए आप, मैंने बड़ी आजिज़ी और आहिस्तगी से गुजारिश की। वो मेरी गुजारिश पर उठ गई, फिर जाते जाते पलट कर बोली, आप नहीं सोएंगे? जब नींद आएगी सो जाऊंगा, मैंने छुटकारा पाने वाले अंदाज में कहा और वो सोफे पर शौक की कैफियत में लेट गई। शुएब मलिक, आसमान से गिरकर खजूर में अटके हो। थकावट और रात देर से सोने की वजह से मेरी आंख सुबह देर से खुली। जाने क्यों रात भर मैं ये महसूस करता रहा कि मैं रेल की पटरी के पास सो रहा हूँ, और जैसे ही आंख खुली यूं लगा जैसे रेलगाड़ी विसल दे रही है। मैं जल्दी से उठ बैठा। काफी देर तक गौर फिक्र करता रहा कि ये आवाजें किस किस्म की हैं और कहाँ से आ रही हैं। आवाज का ताक्कुब करते हुए मैं आगे की तरफ बढ़ा तो उसके बिस्तर के करीब जाकर मैं झटके से रुक गया। वो जोरों शोर से खराटे ले रही थी। अभी मैं इस नए सदमे से दो चार हुआ जाता था कि दरवाजा धड़ाधड़ पिट गया। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला तो बच्चों ने बाहर जुलूस निकाला हुआ था। पापा, शदीद भूख लग रही है, आज हमें नाश्ता नहीं मिलेगा? बच्चों का एहतजाज बजा था। मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? तुम लोग चलो, मैं अभी आता हूँ। मैं बच्चों को टरखा के कमरे में आया। जल्दी जल्दी मुंह हाथ धोया, तौलिए से मुंह साफ करते हुए उस पर निगाह डाली। वो चारों खाने चीत बेसुध पड़ी थी। दिल तो चाह रहा था कि उसे उठा के बाहर फेंक दूं। मासी बसीरत ने जाने किस जन्म की दुश्मनी मुझसे निकाली थी। हालांकि मैंने मासी को खुश करने में कोई कसर ना छोड़ी थी, फिर भी उसने ये सिला दिया था। मैं बाल बनाकर कमरे से चुपचाप निकल आया। जाते जाते पकड़कर उसे हिला दिया था कि वो जाग जाएगी, लेकिन उसने एक कलाबाजी नुमा करवट लेकर उधर से रुख मोड़ लिया था।
میں کمرے سے باہر نکل گیا، بچوں کو ناشتہ بنا کر دیا، خود گرم گرم چائے زہر مار کی۔ ابھی ناشتہ کر ہی رہا تھا کہ فون کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ دوست احباب شادی کی مبارکباد دے رہے تھے۔ کافی دیر تک میں فون پر مصروف رہا۔ بچے ناشتہ کر چکے تھے۔ کام کے لیے اجو نامی لڑکا رکھا ہوا تھا، وہ بھی اپنے وقت پر آ گیا اور اس نے اپنا روزمرہ کا کام شروع کر دیا۔ اس سے پہلے لوگوں کا تانتا بنتا، بچوں کی ملاقات اس سے بھی بہت ضروری تھی۔ اس خیال کے حجت میں کمرے میں آیا تو وہ ابھی تک خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سختی سے ہلایا تو وہ کسمسا کر اٹھ بیٹھی، پھر زوردار قسم کی انگڑائی لی۔ انگڑائی کے بعد اس کی نیند اتری تو اسے میری موجودگی کا احساس ہوا، اور جیسے ہی اس کی نگاہ مجھ پر پڑی اس نے جلدی سے پھیلی ٹانگیں سمیٹ لیں اور ادھر ادھر پریشان نگاہوں سے دوپٹہ تلاش کرنے لگی، جو پورے بستر پر کہیں بھی نہیں تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ میں اس کی حرکتوں پر رات سے بری طرح تپ رہا تھا۔ وہ جی میرا دوپٹہ نہیں مل رہا۔ میری بات سن لو، دوپٹہ بعد میں ڈھونڈ لینا۔ میں نے اسے صوفے کی طرف بلایا۔ وہ جی میں دوپٹہ ڈھونڈ لوں پھر آپ کی بات سنوں گی، بنا دوپٹے کے شرم آتی ہے جی مجھے۔ اس کی لجا بے اور شرمانے پر میری جان جل کر خاک ہو گئی۔ اس کے لجانے اور شرمانے پر میری جان جل کر راکھ ہو گئی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے بستر کے قریب آ گیا۔ دوپٹہ بیڈ کے نیچے ہی پڑا تھا۔ میں نے دوپٹہ اٹھا کر اس کے منہ پر مارا، پھر اس کی طرف سلگتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ کر بولا، رات بھر تمہیں میرے کمرے میں رہنے سے شرم نہیں آئی اور ایک دوپٹہ نہ ہونے سے شرم آ گئی؟ اسے میری بات بہت بری لگی۔ دوپٹہ اپنے اوپر پھیلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سنے جی، آپ میرے شوہر ہیں، کسی نامحرم کے پاس تو نہیں تھی میں۔ بھلا آپ نے یہ بات کیوں کہی مجھے؟ دیکھو میں فالتو کسی بحث میں نہیں پڑ رہا، بچے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، منہ ہاتھ دھو کر اپنا حلیہ بدل لو، ہلکے سے رنگ کا کوئی سادہ سا سوٹ پہن لینا، میک اپ تھوپنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس کے ہونٹوں پر لال چنگاڑتی لپسٹک کو دیکھ کر کہا، جو پھیل کر لبوں سے گالوں تک جا رہی تھی۔ کاجل کی بھی ایسی ہی صورتحال تھی۔ بچوں سے ملاقات کا سن کر ایک دم سے خوش ہو گئی۔ ہائے اللہ، بچے کہاں ہیں؟ بڑے خراب ہیں آپ، ملوایا ہی نہیں آپ نے مجھے۔ دیکھو زیادہ مچلنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑی سنجیدگی سے بچوں سے ملنا ہے، کوئی فالتو بات نہیں کرنی، اور کوئی بھی دن بھر تم سے ملنے کے لیے آئے کسی سے زیادہ بے تکلف ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فی الحال تمہارے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے، باقی فیصلہ ماسی بصیرت کے آنے کے بعد ہوگا۔ میں نے اسے گرک کر کہا اور کمرے سے نکل آیا۔ آدھے پونے گھنٹے کے بعد آ کر میں نے کمرے میں جھانکا تو وہ ہلکے فیروزی رنگ کے پلین سوٹ میں ملبوس آئینے کے سامنے کھڑی بال سنوار رہی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل صاف شفاف تھا، گھنے سنہری ریشمی بال کوہنیوں تک آ رہے تھے۔ وہ مجھے رات والی گلے زارا سے یکسر مختلف اور اچھی لگی۔ اس کے خوبصورت نین نقش اور گلابی سفید رنگت بغیر میک اپ کے بہت حسین اور پرکشش نظر آ رہے تھے۔ یقیناً وہ 15 یا 16 سال کی ہوگی، لیکن اس کی اٹھان اچھی تھی، قد بھی لمبا تھا اور جسم بھی گداز بھرا بھرا تھا۔ مجھے دیکھ کر اپنے مخصوص انداز میں اٹھلا کر بولی، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس کے اٹھلانے سے میرا سارا موڈ خراب ہو گیا۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو، دیکھ لو کیسی لگ رہی ہو۔ میں نے دانستہ اس کی تعریف نہیں کی کہ کہیں وہ مچل کر میرے کاندھوں پر ہی نہ جھولنے لگ جائے۔ اس نے منہ بسور لیا۔ چلو باہر چلتے ہیں، میں نے اس کے موڈ کی قطعاً پرواہ کیے بغیر کہا اور اسے اپنی ہمراہی میں باہر لے آیا۔ بچوں نے میرے سکھائے ہوئے احکام کے تحت اسے سلام کیا تو اس نے بڑے خوش ہو کر بچوں کو سلام کا جواب دیا۔ پھر میں نے باری باری بچوں کا تعارف اس سے کرایا۔ یہ ہمارا سب سے بڑا بیٹا مراد ہے، یہ حمزہ ہے اور یہ ہماری بیٹی نوشین ہے، اور بچوں یہ تمہاری ممی ہے۔ ہم اپنا تعارف خود کرائیں گے۔ وہ ایک دم سے مچل گئی۔ میں نے بچوں کی طرف دیکھا جو بڑے شوق و دلچسپی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے، حالانکہ دیکھنے والی چیز تو وہ رات کو تھی۔ بس اتنا ہی تعارف کافی ہے کہ یہ تمہاری ممی ہیں۔ میں جھٹ درمیان میں بولا، جانے اس نے کس انداز سے اپنا تعارف کروانا تھا کہ وہ میری بات پر منہ بسور کر رہ گئی۔ بچوں کی آنکھوں میں اس کے لیے ستائش جھلکی اور کچھ متاثر بھی نظر آ رہے تھے۔ دن کے 11 بج رہے ہیں، تم ناشتہ کر لو، پھر ملنے ملانے والے آ جائیں گے، میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ ساتھ ہی اجو کو آواز لگائی کہ وہ بیگم صاحبہ کے لیے ناشتہ تیار کر دے۔ بیگم صاحبہ کے لقب پر اس نے گردن اکڑا لی۔ غرور اور اطراحٹ کی جھلک اس کے چہرے سے صاف عیاں ہو رہی تھی۔ اجو رہنے دو، ہم اپنا ناشتہ خود تیار کریں گے، وہ بڑی تمکنت سے بولی تو بچے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر کھیکھی کرنے لگے۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ کس بات پر ہنس رہے ہیں۔ وہ اسی ادا سے کہتے ہوئے کچن میں چلی گئی اور میں بچوں کی آنکھوں میں تضحیک و شرارت کے دائرے پھیلتے اور سکڑتے دیکھ رہا تھا۔ یہاں کی ہر چیز اس کے لیے نئی اور عجوبہ تھی، یہاں تک کہ رات تک اس نے مجھے بے پناہ عاجز کر دیا، ہر چیز کے بارے میں الٹے سیدھے سوالات کر کے، حتیٰ کہ میرا جی چاہنے لگا تھا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ صد شکر کہ کوئی ملنے ملانے والا نہیں آیا تھا، ورنہ میری کیا عزت رہ جاتی۔
सारा दिन मेरी निगाहें बैरूनी दरवाजे पर लगी रहीं। सबसे ज्यादा मुझे मासी बसीरत का इंतजार था, जिसे अपना इनाम लेने के लिए जरूर आना था, लेकिन वो नहीं आई। फिर हैरत अंगेज बात यह थी कि बच्चे खामोशी से उसका तज्जिया कर रहे थे। अब उससे कोई गलती होती या गलत तलफ्फुज बोलती तो बच्चे ना हंसते थे ना नोटिस लेते थे। जहां मुझे इस बात पर इत्मीनान हुआ, वहां शर्मिंदगी भी हो रही थी कि मैं बच्चों के लिए क्या अजीम शान चीज लेकर आया हूँ। रात तक मेरा दिमाग इतना थक चुका था कि मैं लाउंज में ही बिस्तर लगाकर सो गया। वो सब जब टीवी प्रोग्राम्स देखकर फारिग हुए तो बच्चे अपने अपने कमरे में चले गए। उसने मुझे जगाया, मैं उठा नहीं, जबकि मैं नींद जाग रहा था। काफी देर कोशिश के बाद वो झिंझलाकर कमरे में चली गई और मैं लंबी तान कर सो गया। रात का जाने कौन सा पहर था कि चीखों पुकार पर मेरी आंख खुल गई। लाइट चली जाने की वजह से ना कुछ दिखाई देता था और ना सुझाई। मैं परेशान होकर उठ बैठा। समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। एक तरफ बच्चों की चीखों पुकार, एक तरफ गुलेजारा की धंसी धंसी खौफजदा आवाजें। एक लम्हे को तो मुझे ऐसे लगा जैसे कमरे में कोई घुस आया है। मैं जल्दी से उठा, टॉर्च तलाश की। अब समझ में नहीं आ रहा था कि किस कमरे में जाऊं। दोनों तरफ की चीखें दिल दहलाई देती थी। अंधेरे में उसका दम घुटता था और जैसे ही लाइट गई उसकी आंख खुल गई। उसने आओ देखा ना ताओ बैरूनी दरवाजे की तरफ जस्त लगाई, लेकिन दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। दरवाजे के दोनों पट बावजूद जोर आजमाई के जूं के तू थे। हाय मैं मर गई, किसने ताला लगा दिया दरवाजे में? वो बुरी तरह चीखे जा रही थी। मैं तेजी से कमरे में दाखिल हुआ। टार्च मारकर इधर उधर देखा तो वो बिस्तर पर नहीं थी। मुझे सख्त झंझलाहट हुई। अचानक ही मेरी निगाह सामने पड़ी। वो वार्डरोब में घुसने की मुसलसल कोशिश कर रही थी। गुले सारा, मैंने उसे आवाज दी, लेकिन उसने सुना नहीं। बचाओ बचाओ के नारे लगाती रही। मैंने आगे बढ़कर उसे झंझोड़ डाला। उसका रुख पलटा, लेकिन वो वार्डरोब की तरफ दौड़ी जाती थी। मैं उसकी बेहूदगी पर बुरी तरह तप गया। बिल आखिर मैंने उसे शानों से पकड़कर सख्ती से अपनी तरफ मोड़ा और उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा, जिससे उसका हलक बंद और आंखें खुल गईं। साथ ही उसकी आंखों पर रोशनी मारी तो उसे होश आ गया। क्या कर रही थी तुम ये? मैंने गुर्राकर पूछा तो वो खौफ से मुझसे लिपट गई। मैंने झिंझलाकर खुद से उसे अलहदा किया। क्या हो रहा था ये? वो जी, अंधेरे में हमारा दम घुटता है। हम बाहर आने की कोशिश कर रहे थे पर दरवाजा नहीं खुलता था। माय गॉड, मैंने अपना सर पकड़ लिया। ये दरवाजा नहीं, अलमारी थी जिससे तुम बाहर आने की कोशिश कर रही थी। जी, वो एकदम से शर्मिंदा हो गई। कुछ देर कबल अंधेरे से उसकी जान अब तक कांप रही थी। सॉरी। सॉरी, यानी कि मुझे बहुत ही हंसी आ रही थी, तो मैंने फिर कुछ देर के लिए इसे स्टॉप किया। मैं दोबारा से स्टार्ट लेती हूँ। तो गाल्बन वार्डरोब को उसने अंधेरे में बैरूनी दरवाजा समझा था। गुस्से में टॉर्च उसके पास फेंक कर बाहर आ गया। अब मुझे बच्चों को चुप कराना और नए सिरे से सर फोड़ना था। यकीनन वो उसी की चीखों पुकार पर खौफजदा होकर उठे होंगे। रात भर जहनी खौफ से दचार होने के बाद मेरा फैसला यही था कि मुझे सुबह सबसे पहले मासी बसीरा से मिलना है और उससे हिसाब किताब साफ करना है। लेकिन अभी नाश्ते से भी फरागत ना हुई थी कि मियाँ जी आ गए। वो अपने घर शाम के खाने पर मदु करने के लिए आए थे। उनका पैगाम सुनते ही मेरी रूह फना होने लगी। क्या ये चीज कहीं ले जाने के लायक थी? जबकि मैं तमाम दोस्तों को अभी टाल ही रहा था, इसी खौफ से कि इज्तिमाई तौर पर मेरा तमाशा ना बने। मैंने वलीमे का इरादा भी तर्क कर दिया था, लेकिन मियाँ जी को इनकार करना या टालना मेरे इख्तियार में नहीं था। अब मैं एक नई परेशानी में गिरफ्तार था। मियाँ जी बमा बच्चों के हमें मदऊ कर गए थे। इस वक्त मुझे सख्त बेबसी महसूस हो रही थी। सोच रहा था कि अपने सर के बाल नोच लूं। भला मुझे क्या जरूरत थी ये मुसीबत मोल लेने की? बच्चे थे, जैसे तैसे करके पल ही जाते। कम से कम ऐसी जहनी गिरफ्त तो ना होती। अब कहीं भी ले जाने के लिए मुझे उसे नए सिरे से समझाना था। बच्चों की तरबियत के साथ साथ उसकी तरबियत भी करनी थी। 3 बच्चे ही काफी थे। चौथे बच्चे को ख्वामखा लाने की मुझे क्या जरूरत आन पड़ी थी, जो निकाह करने के लिए दौड़ा था। मैं इसी तकलीफ दे सोच में मुब्तला था कि वो मेरे पास आ गई। मैंने उसकी तरफ देखा। वो बड़ी कोफ्त से उसकी तरफ देखता रहा। वो अपनी तरफ इतनी तवज्जो से मुझे देखते पाकर शर्मा गई। लज्जा कर बोली, बस भी करिए, अब कितना देखेंगे? उसकी बात पर मेरी जान तक जल गई। मैं उसी कोफ्त से निगाहें फेर गया। सामने ही तीनों बच्चे खड़े हम दोनों को बगौर तजस्सुस और इश्तियाक से देख रहे थे। मैंने उनकी तरफ देखा तो वो इस तरह से भागे जिस तरह मैं और मेरे यार दोस्त बचपन में अपने बूढ़े स्कूल मास्टर और उनकी जवान बीवी को शौक से छुप छुप कर देखते और भाग जाते थे। मास्टर को तो कुछ परवाह नहीं होती थी। जब बीवी इशारा करती तो हम भाग खड़े होते। मास्टर की गालियां और धमकियां हमें दूर तक सुनाई देती थी।
बच्चों के ऐसे रद्द अमल ने मुझे गुस्सा भी दिलाया था, शर्मिंदगी से दो चार भी किया। मेरा खुश्क रवैया देखकर वो मेरे पास से उठकर चली गई। शुएब मलिक, रात जाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बेहतर है कि थोड़ी हिम्मत करो। क्या मालूम थोड़ी सी मेहनत कारगर साबित हो जाए। जाने अपनी सोचों में कब तक भटकता कि आखिर मुसम्मिम इरादा करके उठा। वो पहले ही कमरे में मौजूद थी। पहले सरता पाँव मैंने उसका तनकीदी जायज़ा लिया कि वो किस लिबास में सबसे ज़्यादा अच्छी लग सकती है, और फिर जायज़ा लेकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि साड़ी उस पर बहुत ज़बरदस्त लगेगी। लेकिन अपने ख्याल में मुझे खुद ही गुस्सा आ गया। भला एक जाहिल गंवार लड़की को साड़ी कैसे बांधनी आ सकती है। अब मैं फिल्मी हीरो तो हूँ नहीं जो उसे साड़ी बांधना और फिर चलना ही सिखाता। इस वक्त जाने क्यों मुझे इतना शदीद गुस्सा आया कि मैं बयान नहीं कर सकता। भला क्या फायदा इस खूबसूरत जिस्म का जिसका दिमाग लिबास के हुनर से वाकिफ ही ना हो। सुनो, मैंने खुश्क से अंदाज में उसे पुकारा, और वो मेरी जरा सी तवज्जो पाकर फिर से बिखर बिखर गई। अगर यही लड़की कुछ समझदार होती तो मैं शायद इसकी अदाओं पर लुट लुट जाता, लेकिन अब तो वो मुझे शदीद जहर लग रही थी। देखो, जब मैं बात किया करूं तो तुम सिर्फ संजीदगी से सुना करो और उस पर अमल भी किया करो, समझी? ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं है। मैंने उस पर आंखें निकाली तो वो ठुठक गई। शाम को हमें कहीं जाना है, बच्चे भी साथ होंगे और तुम भी। अच्छी तरह से तैयार हो जाना, कोई ऐसा लिबास पहन लेना जो सादा भी हो और खूबसूरत भी। मेरी बात उसने बगौर सुनी, फिर चाहत से गोया हुई। आप अपनी पसंद का लिबास बता दें, हम वो ही पहन लेंगे। उसकी चाहत मुझे चापलूसी लगी, जैसे मेरे करीब होने के लिए ऐसा कह रही हो। मेरा पसंदीदा लिबास साड़ी है और वो तुम पहन नहीं सकती, मैंने जलकर जवाब दिया। लो, आप इस बात पर गुस्सा हो रहे थे? साड़ी पहनना तो हमें आता है। वो एकदम चहक कर बोली तो मैं बेयकीनी से उसे देखने लगा। आपको नहीं मालूम, हमारी माँ बंगालन थी, हमेशा ही साड़ी बांधती थी। हमें तो ये काम बचपन से आता है, हम खुद भी कभी कभी पहन लेते थे। लोग तो साड़ी पहनकर चल नहीं सकते, हम तो भाग भाग के सारे घर के काम करते थे। आप कहे तो आपको साड़ी पहनकर दिखाएं। मुझे इत्मीनान दिलाने के लिए उसका अंदाज भी पुरजोश था। ठीक है, ठीक है। मुझे जहाँ पे बेपनाह खुशी हुई थी वहां मैंने उस खुशी का इजहार नहीं किया। मेरी ये ख्वाहिश थी कि आज वो बहुत अच्छी लगे, बेहद हसीन, क्योंकि मुझे मालूम था कि मियाँ जी ने सिर्फ हमें ही नहीं और भी बहुत सारे लोगों को मदऊ किया था, जिसमें अक्सरियत मेरे जानने वालों की भी थी और ऐसे लोगों को भी जो मेरी शादी से कबल अजीब अजीब चय मुगैया करते थे। काश कि वो कुछ पढ़ी लिखी होती तो मैं उसे अपने साथ हर जगह फखर से लिए लिए फिरता। सोचता था कि उसे किसी अच्छे से ब्यूटी पार्लर ले जाऊं, लेकिन वहां जाकर जाने वो क्या अचंभा और क्या इजहार करती। तो उसकी तैयारी घर पर ही बेहतर थी। शाम तक मैं यकसर भूल चुका था कि मुझे आज कहीं जाना भी है कि नहीं। वो तो जब मुराद ने आकर मेरे कान में कहा, पापा 8 बज रहे हैं और हम सब तैयार हो चुके हैं, तो मुझे उस बात का ख्याल आया। माजरत के साथ महफिल बर्खास्त की और जब मैं बाइजलत उठकर अंदर आया तो वो साड़ी का पल्लू लहराती यहाँ वहां दौड़ती फिर रही थी। गालबन वो किसी बच्चे की तैयारी में मदद कर रही थी। मैं उसे देख के वाकई ठिठक गया। मैरून सिल्क की सितारों वाली साड़ी में उसका सुडोल तराशीदा जिस्म क़यामत ढा रहा था। साड़ी तो फायजा भी बांधती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ उसका जिस्म फरबही की तरफ माइल हो गया था और उसने साड़ी पहनना यकसर छोड़ दिया था। मैं उसके अंदाज और तैयारी मुतमईन अंदाज में देख रहा था कि वो मेरे पास आकर पेशानी पर हाथ मारकर बोली, आपने तो परेशान ही करके रख दिया, अभी तक तैयार नहीं हुए, फोन पे फोन आ रहे हैं। मैंने एक गहरी सर्द आंख खींची, फिर तैयार होने चला गया। जब हम तकरीब में पहुंचे तो देखा मियाँ जी ने बहुत सारे लोगों को मदऊ किया हुआ था। मेरे हुक्म के मुताबिक गुलजारा खामोशी थी। उसे देखकर सबने ही सराहा था और मैं मुतमईन हो गया। लेकिन ये इत्मीनान उस वक्त हवा हो गया जब डाइनिंग रूम में जाने के लिए हम सब खड़े हुए और गुलजारा घबरा गई। वो सोफे पर से कदम नीचे रखने को तैयार ना थी। क्या हुआ भाभी? हमारे किसी दोस्त की बेगम ने उसकी उलझन महसूस कर ली थी, लिहाजा पूछ लिया। कुछ देर गुलजारा खामोश रही, फिर उसने खुद ही वजाहत कर दी। ये जो कालीन है ना, इस पे पाँव रखते ही हमारे पाँव में गुदगुदी होती है, इसीलिए हमने पाँव ऊपर किए हैं। उसकी वजाहत पर कमरे में कहकहों का शोर हो गया। सब दिल खोलकर महजूज हुए। मेरे ऊपर मनो पानी पड़ रहा था। जो काम हम जो काम हम नहीं कर सके वो हमारे कालीन ने कर दिया, वरना तो जाने हम आपकी आवाज सुन भी पाते कि नहीं। मियाँ जी की बेटी ने कहा तो सब फिर हंस दिए। मैंने कुन आँखियों से देखा, वो अपने मखसूस अंदाज में शर्मा रही थी। कैसे अजीब बात है, गुदगुदी हमें भी होनी चाहिए थी, हम भी तो नंगे पाँव चलकर आए हैं। किसी और तरफ से आवाज उभरी, गुदगुदी तो एक खास उम्र में होती है, यानी अभी इनका बचपन है। भाई जूती ला दो इनको ताकि ये पाँव उतार सकें। कोई खूबसूरत इंसानी आवाज थी। क्या जरूरत है, ऐसा ही बैठा रहने दो, अच्छी लग रही हैं। भाई चलकर भी तो जाना है। शुएब यार, अब जाते हुए भाभी को गोद में उठा लेना।
ताकि गुदगुदी की अजियत से दो चार ना हो। रंग बिरंगे फिक्रों की जद और कहकहों की यलगार थी। अभी मैं इस शर्मिंदगी से दो चार हो रहा था कि बाहर गुलगुला सा मचा। सब लोग परेशान होकर खड़े हो गए। मैं भी खिफत मिटाने की गर्ज से जल्द अज जल्द वहां से उठना चाहता था। मुझे मौका मिल गया। बाहर बच्चों का शोर और हंगामा बहुत ज्यादा था। सब लोग अंदर से ही देख रहे थे कि माजरा क्या है। मुझे इस माजरे को देखने की क्या जरूरत थी। मैं तो ऐसे ही टलकर बाहर जा रहा था कि किसी साहब ने, जो मियाँ जी के गालबन रिश्तेदार होंगे, पकड़कर सख्ती से मेरा कांधा हिला दिया। शुएब साहब, बहुत बुरी बात है। हद होती है लापरवाही की भी। आपके बेटे ने मेरे बच्चे को सीढ़ी से गिरा दिया, जिसकी वजह से उसकी नक्सीर फूट गई है, और आप चहलकदमी फरमाकर खाना हजम कर रहे हैं। मैं उन साहब के जुमले पर होंक रह गया। वैसे तो ये कोई अनोखी बात नहीं थी, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे बच्चे जहाँ जाते अपनी ताकत के अलम गाड़ कर आते। तारीख गवाह है, उन्होंने मुझे हर जगह सुरखरुख कर रखा था। मैं उन साहब की शिकायत पर बहुत शर्मिंदा हुआ, माजरत करना चाहता था, लेकिन उन साहब ने मुझे घास तक नहीं डाली और धुतकार कर चले गए। जैसे तैसे वहां से वापसी हुई। मेरा पारा सातवें आसमान को छू रहा था। आज जिस कदर मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था, इससे कबल शायद ही कभी ऐसा हुआ हो। घर में दाखिल होते ही मैंने इन तीनों से बात प्रस की। हमेशा की तरह वो तीनों एक दूसरे पे अपना जुर्म थोपने लगे। मैं शदीद तप गया। दिल चाहता था कि उन्हें जान से मार डालूं। और फिर मैंने मुराद की पैंट की बेल्ट उतार कर हमजा और मुराद की वो पिटाई की कि वो बिलबिलाने लगे। एक दो झापड़ नौशीन के भी लगा दिए। शोर शराबा सुनकर गुलेजारा दौड़ी आई। हाय अल्लाह, ये आप क्या कर रहे हैं? वो मेरा जुनून देख के हरासा हुई और बीच में पड़कर बच्चों को छुड़ाने लगी। उसे सामने देखकर मेरा खून खोल उठा। दिल चाहता था कि इसी बेल्ट से उसकी खाल उधेड़ दूं। गुस्सा उसी पे था जो मैं बच्चों पे उतार रहा था। जी चाह रहा था कि तीन लफ्ज सुनाकर उसे अभी घर से निकाल दूं। मैंने उसे गुर्रा कर देखा, फिर गुस्से में बेल्ट वहीं फेंक कर बच्चों को रोता छोड़कर अपने कमरे में चला गया। वो बच्चों को चुप कराने की नाकाम कोशिश कर रही थी। 2-3 दिन ना मैंने बच्चों से बात की और ना उसकी तरफ देखा। वो मेरी नज़र में मोतबर होने के लिए भाग भाग कर काम करती फिरती थी, जबकि बच्चे वही कुत्ते की टेढ़ी दुम साबित हो रहे थे। आज मासी बसीरत को अपने घर देखकर मैं खूंखार हो गया। कब से मैं उसकी तलाश में मारा मारा फिर रहा था। इतने इंतजार के बाद वो आज आई थी। मुझे देखकर बड़ी खुशी और राजदारी से बोली, और सुना, कैसी गुजर रही है? कुड़ी पसंद आई कि नहीं? मासी का अंदाज शोखो शरीर था, जिससे मेरी जान तक सुलग गई। ऐसी गुजर रही है कि किसी दुश्मन की भी ना गुजरे। क्या चीज ले आई हो तुम मेरे लिए? इतनी कम उम्र लड़की, ऐसी बचकाना हरकतें, ऐसी जाहिल उजड़। आखिर क्या देखा तुमने? सिर्फ शक्लो सूरत। ना उसे बोलने की तमीज, ना उठने बैठने की। पहले उसकी तरबियत और परवरिश करूं, फिर उसे अपने काबिल बनाऊं, तब तक पानी सर से गुजर चुका होगा। हाय हाय, मासी मेरा गुस्सा देख के हक दक रह गई, फिर तफशीश से बोली, ये कुड़ी को काबू में नहीं कर सका तू? खुदा के वास्ते, मैंने दोनों हाथ जोड़ दिए। मुझे किसी को काबू नहीं करना। जहां से लेकर आई थी ना, उसे वहां वापस जाकर छोड़ आओ, वरना कुछ दिनों में पागल हो जाऊंगा। मुझे तो लगता है तू पागल हो ही गया है। अरे निकाह करके लाया है कुड़ी को, कोई खरीदो फरोख्त थोड़ा हुई है जो वापस कराऊं। नेक शरीफ लोग हैं, वो भी अपने कबीले में कुछ गैरत रखते हैं। हाँ, सारी दुनिया इज्जतदार है सिवाय मेरे। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं जो तुमने मेरे साथ ये खेल खेला। मैं मासी पे चढ़ दौड़ा। मेरा गुस्सा देखते हुए मासी कुछ नरम से लहजे में बोली, मैंने तो तेरे भले के लिए ऐसा किया था। कम उम्र लड़की का इंतखाब इसलिए किया कि जिस राह पे डालेगा वही करेगी। अगर पक्की उम्र की आती तो तेरा जीना अजीरन कर देती, फिर बच्चों को भी कबूल ना करती। वो तो बेचारी अल्लाह की गायें हैं, सीधी सादी भोली भाली। उसका भोल बन ही तो क्यामत बनकर गिरा है मुझ पे। पहली रात के तसव्वुर से मैं दांत पीस कर बोला तो मासी हंस दी। शरारत से मेरे बाजू पर हाथ मारकर बोली, पगला है तू भी, मैं उसे समझाऊंगी, तुझे आइंदा इंशाल्लाह उससे कोई शिकायत नहीं होगी। देख मासी, मेरी हालत पे रहम फरमा और मुझे माफ कर दे। मैं उसे एक पल भी अपने घर में नहीं रख सकता। उसकी मौजूदगी से मेरी बच्चों की तरबियत पर बुरा असर पड़ेगा। मैं अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूलों में इसलिए तो नहीं पढ़ा रहा कि बच्चे उसकी जुबान को अपनाएं, उसकी तरह खाएं, उसकी तरह चलें, सब कुछ उसी की तरह करें। मेरे बच्चे सीखने के मराहिल में हैं। अगर बच्चों ने उसे कान शुरू कर दिया तो मेरे लिए मजीद आजमाइश कॉपी अगर बच्चों ने उसे कॉपी करना शुरू कर दिया तो मेरे लिए मजीद आजमाइश बन जाएंगे। आज मैं पहले दिन ऑफिस गया था। आकर देखता हूँ तो घर में एक हंगामा था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे मैंने अपने घर में नहीं, किसी देहात के आंगन में कदम रखा है। वो देहातनों की तरह सर पर पट्टी लपेटे बच्चों को सलवाते सुना रही थी।
बच्चे उसका असर लेने की बजाय उसकी बातों से लुत्फानंदोज हो रहे थे। वो ऐसे लग फिक्रों से बच्चों को नवाज रही थी कि मैं दंग रह गया। भला एक बुराई जब मेरे घर में आ गई तो बच्चे क्यों कर उससे महफूज रह सकते हैं? कल को वो भी वही कहेंगे जो वो कहती है। बताओ मैं बच्चों को सुधारूं कि उसे? मैंने जी होकर मासी से पूछा। मासी फिर मुझे समझाने लगी तो मैंने कतई अंदाज में कह दिया, मासी मेरा रोजगार मेरे दिमाग का मरहूने मिन्नत है, मुझे सुकून चाहिए और बस। मासी बोली, तो इस बातचीत का बुरा ना मना, कुछ अरसा यहाँ रहेगी ना तो खुद ब खुद सब कुछ सीख जाएगी। तू ये देख, काम चोर तो नहीं है ना, घर की जिम्मेदारी तो निभा रही है, रफ्ता रफ्ता सब सीख जाएगी, थोड़ी मेहनत कर उस पे। इतनी मेहनत तो आदमी मुलाजिम पे भी कर लेता है। फिर इस महंगाई के दौर में समझ के एक मुफ्त की मुलाजमा ही समझ ले उसे। मासी ने राजदारी से कहा तो मैं गधों की तरह मासी की शक्ल देखने लगा। मासी मुझे ठंडा करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। बहुत अरसे बाद कोई अच्छा केस यानी नफा बख्श केस मेरे हाथ आया था, जिसे मैं बड़ी दिलजमई और भरपूर तवज्जो से तैयार कर रहा था कि आहिस्तगी से मेरे कमरे का दरवाजा खुला और वो चोरों की तरह दबे पांव कमरे में दाखिल हुई थी। फिर उसने पलटकर दरवाजे की कुंडी लगा दी और जाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ गई। मैं बड़ी हैरानगी से उसे देख रहा था। फिर उसने मेकअप का सारा सामान खोल लिया और बड़ी फराख दिली से उसका इस्तेमाल करने लगी। मैं उसी हैरानी से कुर्सी धकेल कर उठ खड़ा हुआ और उसके पास जाकर बोला, ये तुम बेवक्त क्या कर रही हो और तुम्हें मेरे कमरे में आने की इजाजत किसने दी? मेरी बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ था और वो अपना काम जारी रखे हुए थी। मैं क्या पूछ रहा हूँ तुमसे? मैं इख्तियाल से बोला तो वो मुस्कुरा कर कहने लगी, अपने मियाँ को खुश करने के लिए उसकी बीबी का फर्ज बनता है कि अच्छे कपड़े पहने, सिंगार करे। माय गॉड, मैंने अपना सर थाम लिया। वो उठकर मेरे पास आई और करीब बैठकर बोली, अब हमें मालूम हो गया है कि आप हमसे उकताए उकताए क्यों रहते हैं। आपको अपनी पहली बीबी से बहुत प्यार था। मर्द कितनी ही शादियां कर ले, पहली बीबी नहीं भूलती। उसने तो ये कहकर थोड़ा तवक्कुफ इख्तियार किया, फिर लजाकर बोली, वो इसलिए मासी हमें सिखला कर गई है कि हम आपका बहुत ख्याल रखें और आपको बहुत खुश रखें। वो इस तरह बोली जिस तरह कोई उसे गुदगुदी कर रहा हो। उसकी बात में मुझे एकदम करंट लगा। गर्दन उठाकर मैंने उसकी तरफ देखा तो वो अपने मखसूस अंदाज में शर्मा रही थी। फिर वो बोली, पर हमें आपके गुस्से से बहुत डर लगता है। हमने मासी को बताया था। मासी कहने लगी, गम आदमी को चिड़चिड़ा कर देता है, इसीलिए आदमी बार बार गुस्सा करने लगता है। मासी कहती है हमारा फर्ज बनता है कि हम आपका गम दूर करें, पर किस तरह दूर करें समझ नहीं आता। काम भी कर लें और आपका गुस्सा दूर नहीं होता, बल्कि आप उल्टा हम पे गुस्सा हो जाते हैं। आखिर आपका गम हम कैसे दूर करें? वो खुद ही उलझ कर बोली तो मुझे हंसी आ गई और मैं उसकी बात पर चेहरा झुकाकर हंसने लगा। कितनी बेवकूफ लड़की है ये। क्या वाकई कोई लड़की इतनी बेवकूफ भी हो सकती है? जाने मासी ने मेरी बातों से क्या मतलब अखज़ किया होगा जो उसे उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा गई। मैंने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। वो अपने हाथों से खेल रही थी। वाह कुदरत वाले, तेरी भी शान निराली है। एक ही वजूद, बज़ाहिर तो हूर और ये बातिन लंगूर। मैंने दिल ही दिल में उसके हुस्न को सराहा और उसकी सीरत पर अफसोस करने लगा। फिर मासी के जुमले मेरे इर्द गिर्द बाज गश्त करने लगे। थोड़ी मेहनत तो आदमी से मुलाजिम थोड़ी मेहनत तो आदमी नए मुलाजिम पे भी कर लेता है, यानी थोड़ी सुधर गई तो उम्र भर का आराम ही है। मुझे मासी की बात से कुछ इत्तफाक हुआ। अगर तुम ये चाहती हो कि मैं तुम पे नाराज ना हूं तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगा। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा तो वो एकदम खुश हो गई। कहने लगी, हम बिल्कुल वही करेंगे जो आप कहेंगे, पर हमारी भी एक शर्त है। वो क्या? मैंने हैरानगी से पूछा। आप हम पे बिल्कुल गुस्सा नहीं करेंगे? वो मुंह फुलाकर बोली तो मैं मुस्कुरा दिया। अचानक ही बाहर से धड़ाम की आवाज आई और बच्चों का शोर मच गया। मैं और वो आवाज के ताक़ुब में यकलखती बाहर की तरफ दौड़े थे। बाहर जाकर देखा, हमजा और मुराद घबराए हुए से खड़े थे, जबकि नौशीन फर्श पर पड़ी रो रही थी। क्या हुआ इसे? मैं नौशी की तरफ दौड़ा। उसकी पेशानी से खून बह रहा था। हाय नौशी बेटा, क्या हुआ तुम्हें? वो भी खून देखकर परेशान हो गई। मैंने नौशी को गोद में उठा लिया। किस तरह गिरी? क्या हुआ इसे? मैंने उसका जख्म देखते हुए परेशानी से पूछा तो वो दोनों बुरी तरह घबरा गए। वो फ्रिज से बर्फ लेने दौड़ी तो नौशीन ने रोते हुए बताया, पापा ये दोनों खिड़की पे चढ़ के अंदर कमरे का हाल देख रहे थे कि आप और वो क्या कर रहे हैं। मैं कमरे में थी, जब मैं आई तो ये दोनों चढ़े हुए थे। मैंने भी चढ़ना चाहा। नौशीन नजरें झुकाकर बोली, लेकिन मेरा पाँव फिसल गया और मैं गिर गई। इन दोनों ने भी जल्दी जल्दी छलांग लगा दी। नौशी ने इकरारे जुर्म किया तो मैं बड़े तासुब से उन्हें देखता रह गया। इतने में गुलेजारा बर्फ और पट्टी ले आई। मैंने नौशी की पट्टी की और खामोशी से उठकर चला गया।
तो गोया नौबत यहाँ तक आन पहुंची थी। मैं बड़ी फिक्रमंदी और मलाल से सोच रहा था। मैंने हर मुमकिन कोशिश कर डाली, क्या क्या जतन नहीं किए, लेकिन बच्चे हैं कि दिन ब दिन बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। आखिर मुझसे क्या कोताही हुई है और मैं कौन सा अमल इख्तियार करूं जो कि ये तजस्सुस क्यों उभरा हाँ, कौन सा अमल इख्तियार करूं बच्चों को ये तजस्सुस क्यों उभरा कि वो अंदर देखें, किस सोसाइटी और किन लोगों में उठते बैठते हैं वो गुलेसारा को क्या समझते हैं, क्या एक तमाशा। मैं बेहद फिक्रमंद और परेशान था। वो रात के खाने के लिए मुझे बुलाने के लिए आई। वो समझ रही थी कि मैं बच्चों से नाराज हूँ, इसलिए खाने पर नहीं आया। दर हकीकत मुझे अपने इंतखाब पर अफसोस हो रहा था। बच्चे भी यही समझ रहे थे कि मैं उन्हें लान तान करूंगा, मारूंगा या कुछ ऐसा ही रवैया। लेकिन ऐसा तो मैं सब कुछ कर चुका था, फिर भी वो वैसे के वैसे ही थे। लेकिन आज जो कुछ हुआ था इंतहाई शर्मनाक वाकया था। गुलज़ारा मुझसे कहने लगी, गुस्सा थूक दें, बच्चे हैं, शरारत तो करते ही हैं। उन्हें नहीं मालूम था कि हकीकत क्या है। खाना ठंडा हो रहा है, खाना खा लें, वो कह रही थी। और मैं सोच रहा था कि मासी आज अगर उसे मेरे सर ना मढ़ती तो मेरा ये तमाशा ना बनता। मैंने उसकी तरफ देखकर सोचा तो वो कुछ खौफजदा सी हो गई। वो पिछला वाकया नहीं भूली थी। कहने लगी, आप बच्चों को नहीं मारना, खुद समझ जाएंगे। खुद समझ जाएंगे? मैंने तल्खी और ताज्जुब से उसकी बात दोहराई। समझने वाले होते तो जाने कब के समझ चुके होते। मैं उसी तनफुर से बोला, मैं उन्हें समझाऊंगी, समझ जाएंगे। तुम्हारे समझाने से समझ जाएंगे? मैंने तजहीक से उसकी तरफ देखा तो वो मेरी तरफ ही देख रही थी। तुम्हें तो खुद किसी के समझाने और तरबियत की जरूरत है। तुम भला मेरे बच्चों की क्या परवरिश कर सकती हो? मैंने नागवारी से मुंह फेरते हुए कहा तो वह शर्मिंदा हो गई। अभी तो हमने आपसे वादा लिया है, जो आप हमसे कहेंगे हम वो ही करेंगे, फिर भी आप हम पे खफा हो रहे हैं। क्या करोगी तुम और क्या कर सकती हो? हम सब कुछ कर सकते हैं, वो मुसम्मम इरादे से बोली। मेरे बच्चों को अपने काबू में कर सकती हो? इतना काबू कि वो तुम्हारे कहने से जागें, सोएं, खाएं, पिएं, तुम्हारी आंख के इशारे से दौड़ें फिरें। यही चाहता था मैं, और इसीलिए मैंने दूसरी शादी की थी। पर क्या मिला मुझे? आप इसी बात पे गुस्सा होते हैं? ये तो बड़ा ही आसान काम है। हम तो खौफ जदा हो गए जाने हम तो खौफ जदा हो गए, जाने कितना मुश्किल काम कराएंगे आप हमसे, तो आपका गुस्सा उतरेगा। ये काम तुम्हें आसान लग रहा है? मैं उनका बाप होकर उनसे उन्हें संवार नहीं सका, तुम ये काम आसानी से कर लोगी। नहीं, तुम ये सब नहीं कर सकती। हम ये सब कर सकते हैं और आपको करके दिखाएंगे। वो बजीद हो गई। वो कैसे? मुझे उसकी जिद अजीब लगी। प्यार से, बच्चे प्यार से हर बात मान लेते हैं। हम बच्चों को प्यार से ऐसा सुधाएंगे कि बच्चे सिर्फ हमारे होकर रह जाएंगे। वो इतरा कर बोली तो मैं बेयकीनी से उसका मुंह देखने लगा। क्या वाकई तुम ऐसा सब कुछ कर सकती हो? मैंने हैरानी और खुशी से पूछा तो वो इत्मीनान से मुस्कुरा दी। अगर तुम मेरे बच्चों को अपना मुती, अपना गर्विदा बना लो तो यकीन जानो मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी से माला माल कर दूंगा। इस घर में तुम्हारा वो मुकाम होगा कि तुम देखती रह जाओगी। मैंने फरते जज्बात से चूर होकर कहा तो वो शर्मा गई। कहने लगी, हमें तो बस आपका प्यार चाहिए। इस घर में नहीं, आपके दिल में जरा सी जगह मिल जाए हमारे लिए बहुत होगी। उसकी इस फरमाइश पर हैरान रह गया। यानी वो भी कोई जज्बा रखती थी और मेरे प्यार की मुतमन्नी थी। मुझे अपनी कोताही का एहसास हुआ। मैं उसकी तरफ देखता रहा, फिर देर के बाद बोला, देखो गुलेजारा, मुझे दूसरी शादी करने की जरूरत इसीलिए पेश आई कि मैं अपने बच्चों का रोशन मुस्तकबिल चाहता था। इस घर की हर खुशी, हर गम मेरे बच्चों से मशरूत है। तुम इस घर में बच्चों की खातिर ही लाई गई हो, सो मेरे दिल में भी तुम्हें बच्चों के साथ आना होगा, बच्चों के रास्ते आना होगा। अगर तुम्हें इस दिल में जगह चाहिए तो मेरे बच्चों के दिल जीत लो, तुम्हारे लिए इस दिल में जगह ही जगह होगी। मैंने गहरी संजीदगी से कहा तो वो शर्मा कर भाग गई। गुलेजारा, गुलेजारा, हमें भूख लगी है, जल्दी से खाना दो, वरना हम ये बर्तन तोड़ देंगे। गुलेजारा बावर्ची खाने में थी और उनका एहतजाज सुनकर दौड़ी आई। फिर हैरानी और गुस्से से बोली, ए तुम लोग हमारा नाम बोलते हो? हम तुम्हारी माँ हैं, और भला कोई अपनी माँ का भी नाम लेता है? तुम हमारी माँ नहीं हो, हमारी माँ मर गई है। वो नरूठेपन से बोले तो गुलेजारा उन्हीं के पास बैठ गई। फिर हम तुम्हारी कौन है अगर माँ नहीं है तो? वो प्यार से बोली, तुम हमारे बाप की बीवी हो। गुलेजारा हमजा के इस जवाब पर अंगश्ते बंदंदा रह गई। हमजा, तुम बहुत खराब हो, हम तुम्हें ठीक कर देंगे। उसने धमकी दी तो वो हंसने लगा। पहले अपनी बोली तो ठीक करो, फिर हमें ठीक करना। वो तीनों हंसने लगे तो गुलेजारा हैरानी से उनका मुंह देखती रह गई, फिर उनके सामने खाना रखकर चली गई। 2-3 दिन गुलेजारा ने बहुत कोशिश की कि बच्चे उससे सही तरह से बातचीत कर लें, लेकिन वो सिर्फ उसे काम के लिए पुकारते और मतलब की बात करते थे।
एक दिन वो तीनों आपस में लड़ रहे थे कि गुलेज़ारा ने उन्हें छुड़ाने की भरपूर कोशिश की। फिर जब वो थक हार कर खुद ही बैठ गए तो गुलेज़ारा प्यार से बोली, आखिर तुम लोग ऐसे क्यों हो? आपस में भी लड़ते हो और अपने बाप को भी तंग करते हो। तुम्हें इससे क्या? हमारा और हमारे बाप का मामला है। मुराद ने उसे झिड़क दिया तो वो अजीब सी कैफियत का शिकार हो गई। रूहांसी होकर बोली, समझ लो हम भी इस घर का एक फर्द हैं, तो फिर अपने काम से काम रखा करो, हमारे मामले में बोलने की जरूरत नहीं है। आखिर क्यों जरूरत नहीं है हमें बोलने की? क्या हम तुम लोगों को पकाकर नहीं खिलाते, तुम्हारे कपड़े नहीं धोते, तुम्हारा बिस्तर ठीक नहीं करते? वो तड़क कर बोली। तो इन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर मुराद बोला, पर इससे हमारी जरूरियात तो पूरी नहीं होती। क्या मतलब? गुलेज़ारा बिल्कुल नहीं समझी थी। पापा हमें जेब खर्च नहीं देते। मुराद ने मतलब की बात वाज़ेह की। हमें अपनी छोटी छोटी जरूरियात के सामने बार बार पापा के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। हमजा भी बोला, पापा पैसे देने के बाद हिसाब किताब बहुत करते हैं। नौशी ने भी बोलना जरूरी समझा तो वो उन सबकी बातें सुनकर बोली, तो ये बात है। ठीक, आज तुम्हारे पापा आएंगे तो हम उनसे बात करेंगे। कोई जरूरत नहीं है, पापा लकीर के फकीर हैं, कभी किसी की बात नहीं मानते। आज हमारे एक दोस्त की सालगिरह है और हमें उसके लिए तोहफा खरीदना है, मगर हमारे पास पैसे नहीं हैं। हम पापा से पैसे मांगेंगे तो वो हमें नहीं देंगे, बल्कि फजूल खर्ची पर लेक्चर बहुत बुरा सुना डालेंगे। अच्छा, ऐसी बात है, मगर ऐसा लगता तो नहीं है। गुलेज़ारा ने हैरान होकर दिल में सोचा, फिर कहने लगी, अच्छा ठहरो, हम तुम्हें अभी पैसे लाकर देते हैं। वो अंदर गई और फिर उसने थोड़ी ही देर में उन्हें मतलूबा रकम लाकर दे दी। बच्चे एकदम से बहुत खुश हो गए। फिर मुराद बोला, देखो इन पैसों के बारे में पापा को मत बताना, वो सुनेंगे तो शायद तुम पर भी नाराज हों। गुलेज़ारा मुस्कुरा कर बोली, तुम बेफिक्र हो जाओ, हम इन्हें नहीं बताएंगे। वो एकदम उसके मशहूर हो गए। तुम बहुत अच्छी हो, वाकई बहुत अच्छी, वो कहकर जा चुके थे और गुलेज़ारा उनके कहे गए लफ्जों पर खुशी से दीवानी हुई जा रही थी। यानी उसकी मंजिल कितनी आसान थी। वो बच्चों की जरूरियात पूरी करती रहेगी तो वो बच्चे उसके गुलाम बनकर रह जाएंगे। कभी शोहर की जेब से, कभी उनके दराज से पैसे निकालते हुए गुलेज़ारा ने बारहा सोचा कि वो अपने शोहर को तो बता दे, लेकिन फिर सोचकर चुप हो जाती कि कहीं वो नाराज ना हो जाए, शायद गुस्सा करें और पैसे भी ज्यादा महफूज मुकाम पर रख दें। इस तरह बच्चे फिर से हाथ से निकल सकते थे, क्योंकि जब वो पैसों का बंदोबस्त ना कर पाती तो बच्चों को टालने की हर मुमकिन कोशिश करती, लेकिन बच्चे फिर से जिद्दी अक्खड़ हो जाते और जब तक ना मानते, जब तक अपनी बात ना मनवा लेते। आजकल मैं जब भी घर में दाखिल होता, बच्चे मुझे घर में ना मिलते। मैं गुलेज़ारा से पूछता तो वो कहती कि अभी बाहर गए हैं। बहुत दिन से मैं ये भी महसूस कर रहा था कि मेरी जेब से कोई पैसे निकाल लेता था। मुझे अपनी याददाश्त पर ज्यादा भरोसा नहीं था, इसीलिए अपना वहम समझकर टालता रहा। लेकिन आज खासी रकम गायब हुई। मुझे मुराद और हमजा पे शक गुजरा। हालांकि मैं उन्हें जेब खर्च खुला देता था और फायजा के बाद से तो उनकी जरूरियात के मामले में बहुत ज्यादा ही मेहरबान था। रात मैंने उन लोगों से पूछा तो वो साफ मुकर गए, मगर मेरा शक कायम था। कहाँ रहते हो तुम सारा सारा दिन? मैंने सख्ती से काम लिया, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। जरूर दाल में कुछ काला था, बताते हो या नहीं? उनकी खामोशी से हस्बे मामूल मुझे सरतापा अंगारा बना दिया था। मैंने मजीद और सख्ती की तो वो उगल दिए, पापा हमें तो गुलेज़ारा पैसे देती थी। क्यों? मैंने चौंक कर पूछा, फिर गुलेज़ारा की तरफ देखा जो मुजरिमों की तरह खड़ी थी। क्यों देती हो तुम इन्हें पैसे? मेरा दिमाग घूम गया। क्यों निकाले रखती हो तुम इन्हें सारा दिन घर से बाहर? हाँ बोलो, जवाब दो। कौन आता है घर में? कहाँ जाती हो तुम? कब से चल रहा है ये सिलसिला? मैं लम्हों में वहशी अक्खड़ हो गया। वो तो जी, हम बच्चों को खुश करने के लिए इन्हें पैसे देते थे। इतने सारे पैसे तुम बच्चों को खुश करने के लिए देती थी? मैंने बच्चों की तरफ देखा तो वो जल्दी से बोले, नहीं पापा, हमें तो ये कभी कभी थोड़े से पैसे देती थी, बाकी सब अपने पास रख लेती थी। नहीं जी, ये झूठ बोल रहे हैं। गुलेज़ारा तेजी से बोली, आप हमारा यकीन करें। उधर से बच्चे, इधर से गुलेज़ारा अपनी अपनी सफाइयां पेश करने लगे तो मेरा दिमाग भुना गया और मैं गुलेज़ारा को खींचते हुए उसके कमरे में ले गया। सामान खोलो अपना। हम चोर नहीं है जी, हम चोर नहीं है जी। उसकी इस तसलसल तकरार पर मेरा खून खोलने लगा और मैंने थप्पड़ों से उसका मुंह लाल कर डाला। फिर झटके से उसका संदूक खोला तो उसमें ऊपर ही लाल हरे नोट खुले पड़े थे। मैं गंग सा देखता रह गया। हमें नहीं मालूम ये कहाँ से आए। वो खौफजदा और हैरान होकर पीछे हटते हुए बोली तो मुझे उसकी अदाकारी पर ताव आने लगा। तुम जितनी मासूम नजर आती हो उतनी ही खतरनाक साबित हुई। मैंने उसकी तरफ सुलगती निगाहों से देखा तो वो रो दी। आप यकीन करें, हम आपकी बिना इजाजत कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। मगर मुझे उसकी किसी बात पर यकीन नहीं आया। तुम सब कुछ कर सकती हो मेरे बिना इजाजत?
घर का सामान फरोख्त कर सकती हो, तुम सब कुछ कर सकती हो, मुझे तुम्हारा कतन एतबार नहीं, निकल जाओ इस घर से। नीच और घटिया खानदान की जलील लड़की, कब थी तुम्हें ये आसाइशें और ये इशरत मुयस्सर, फिर भी तुम अपनी कमीनगी से बाज नहीं आई। चली जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, मैंने इश्तियाल से चीखते हुए कहा और उसे कमरे से बाहर धकेल दिया। अगले रोज ही मैंने मासी को बुलाकर तमाम रोदात सुनाई और उसे मासी के साथ उसके घर रवाना कर दिया। मासी जैसी खवातीन ना सिर्फ घर बसाने में मुआविन होती हैं बल्कि घर तोड़ने में भी पेश पेश होती हैं। सो मासी ने मेरा साथ दिया और उसे उसके वालिदैन के घर छोड़ आई। साथ ही मैंने उसके वालिदैन को पैगाम भेज दिया था कि मैंने शादी सिर्फ अपनी औलाद की खातिर की थी। जब वो मेरी औलाद को ही नहीं संभाल सकी तो मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं। फिर ना ही ये मेरे साथ सोसाइटी में मूव कर सकती है और ना ही ये मेरे काबिल है। सो बेहतर है कि आप इसे अपने पास ही रखें। मैं ये सब करके खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। जिंदगी की इस मुसलसल मुशक्कत से मैं सरासर थक चुका था। उसके अगले रोज ही बड़ी खामोशी से मैंने तीनों बच्चों को हॉस्टल में दाखिल करवा दिया कि शायद मुझसे दूर होकर उनके दिल में मेरे लिए कदर और मोहब्बत जाग जाए। अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर मैं हर हफ्ते उनसे मिलने जाता रहा। कभी ज्यादा बेचैनी होती तो हफ्ते से पहले भी चला जाता। अभी ये सिलसिला ज्यादा ही चला ना था कि जल्द ही लंदन से इफ्तिखार का खत आ गया। इफ्तिखार फाइज का सबसे बड़ा भाई था जो कि लंदन में अरसे दराज से मुकीम था। इस खत की आमद पर मुराद और हमजा की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी माँ की अपनी ज़िंदगी में भरपूर ख्वाहिश थी कि उनकी औलाद आला तालीम हासिल करे। फ़ायज़ा ने इस बात का इजहार बहुत दफ़ा मुझसे भी किया था। वो चाहती थी कि उसके बेटे भी उसके भाइयों की तरह यूरोप में तालीम हासिल करें, लेकिन अभी बच्चे बहुत छोटे थे। उन्हें अपने से जुदा करते हुए हमारा दोनों का ही दिल हिलता था। हाँ, अलबत्ता मैं फ़ायज़ा के इस फैसले पर रजामंद था कि अपने बच्चों को बाहर भेजूंगा। अलबत्ता नौशी के बारे में मेरा नज़रिया मुख्तलिफ था कि उसे हम सब मुनासिब तालीम दिलाकर जल्द बखैर आफियत रुखसत कर देंगे। लेकिन फ़ायज़ा की वफ़ात के बाद मैं उस फ़ैसले को भूल चुका था। मगर आज जब इफ्तिखार ने बच्चों के पासपोर्ट और वीज़े रवाना किए तो मैं इस फ़ैसले पर बिल्कुल गंग होकर रह गया। मैं बच्चों को समझाना चाहता था कि अगर तुम लोग चले गए तो मैं बिल्कुल अकेला रह जाऊंगा, लेकिन बच्चे बज़िद थे कि वो अपने मामू के पास ज़रूर जाएंगे। फिर इफ्तिखार का फ़ोन आ गया। वो मुझे इत्मीनान दिला रहा था और दिलासा भी दे रहा था। कहने लगा, बच्चों के करियर का सवाल है, आज अगर तुम थोड़ा सा हौसला करोगे तो कल को तुम्हारे लिए ये औलाद बाइसे फ़ख्र होगी। फिर फ़ायज़ा से किया गया वादा भी तो हम सबको निभाना है। कुछ बरस की बात है, बच्चे लौटकर फिर तुम्हारी तरफ आ जाएंगे। आज से ज़्यादा कल तुम्हारे लिए खुशकिस्मत होगा। बच्चों की ख्वाहिश और रज़ा और इफ्तिखार के दलाइल के सामने मैं हार बैठा। आज उन दोनों का उस सरजमीन पे आखिरी दिन था। वो अलविदाई मुलाकात करने मेरे पास आए। पापा, हम लोग कल यहाँ से चले जाएंगे। मैंने मुस्कुराकर दोनों की तरफ देखा। खुदा तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब करे। वो दोनों रंजीदा होकर मेरे कदमों में बैठ गए। पापा, हमने आपको बहुत तंग किया है, बहुत सताया है, कभी भी आपको खुश नहीं रखा। एनीवे, मैं पिछले दिनों को याद करके खुश भी हुआ और रंजीदा भी। अब तुम लोग चले जाओगे तो मुझे सताने वाला कोई भी नहीं होगा। क्या बेहतर होता कि हम लोग ये वक्त अच्छा और खुशी से गुजारते। वो दोनों अफसुर्दगी से बोले तो मैंने मुस्कुराकर दोनों के बाल बिगाड़ दिए। पापा, हम बहुत पशेमान हैं। ऐसा लगता है जैसे हमने आपको बहुत सताया है, हालांकि हमें मालूम भी था कि हम ये गलत कर रहे हैं। फिर भी जाने क्यों हमें ये सब करके मजा आता था। उन्होंने मेरे हाथ थाम लिए और मेरा दिल नमकीन पानी की सूरत में तहलील होने लगा। हर गलत बात करके हमें लुत्फ आता था। हम बहुत बदनसीब हैं कि हमने आपका प्यार कम और नाराजगी ज्यादा ली है, हालांकि हमें मालूम था कि हमें यहाँ से जाना है। अगर इंसान ये सोच ले कि उसे इस दुनिया से जाना है तो वो दूसरों को दुख कभी ना दे। मैंने सादगी से मुस्कुराते हुए कहा और उन्हें उठाकर अपने दाएं बाएं बिठा लिया। शरारतें तो बचपन में सभी बच्चे करते हैं। ये और बात है कि मैं तुम्हारे मामले में कुछ ज्यादा ही हसास हो गया था। मेरी ज्यादा मोहब्बत और सख्ती ने ही तुम्हें बिगाड़ डाला। मैं इतदाल रखता तो शायद ऐसी सूरत हाल कभी ना होती। मैं सोचकर रह गया। मुराद कह रहा था, पापा, गुलज़ारा बहुत अच्छी थी। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। जा रहे हो तो इसीलिए अपने गुनाह धो रहे हो? नहीं पापा, वो वाकई बहुत अच्छी थी, बिल्कुल मासूम और सादा। अक्सर हम अपना जुर्म छुपाने के लिए उसे फंसाते थे। वो हमसे मोहब्बत करती थी, से उसकी मोहब्बत बहुत ही लेकिन हमने उसकी मोहब्बत को बहुत ही कमीनगी से कैश किया और उससे अपनी हर फरमाइश और जिद मनवाई, हत्ता कि वो आपकी जेब से पैसे हमारी खातिर चुराती थी। मैंने हैरानगी से उनकी तरफ देखा। हम पर आप शक ना करें, इसलिए हमने कुछ पैसे उसके सामान में रख दिए थे। उस दिन जो हुआ बहुत बुरा हुआ। पापा, आप उसे वापस ले आइएगा। उनकी बात पर मैं सादगी से मुस्कुरा दिया। मैंने दूसरी शादी तुम लोगों की वजह से की थी। अब तुम लोग चले जाओगे तो मुझे उसकी क्या जरूरत होगी। मैंने साफ गोई से कहा। वाकई मैं गुलज़ारा को बिल्कुल फरामोश कर चुका था। क्या पापा, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं? उन्होंने हैरानगी से बैक वक्त पूछा।
हाँ तो और क्या, मैं मुस्कुरा दिया। मैं सिर्फ उसे घर में इसलिए लाया था कि वो घर का काम काज और तुम्हारी जिम्मेदारी सहूलत से निभा सके और मैं तुम्हारी तरफ से मुतमईन हो जाऊं। अगर इसी काम के लिए किसी मुलाजमा का बंदोबस्त करता तो में हर महीने 2,500 हाथ से जाते, 2,500-3,000 हाथ से जाते। फिर मुलाजमा छुट्टियां भी करती और नखरे भी दिखाती, लेकिन तुमने अपनी शरारतों की बदौलत उसे घर से निकलवा दिया। अब जबकि तुम जा रहे हो तो मैं कोई सुबकी महसूस नहीं कर रहा। मैंने बड़ी बेहिसी से अपने एहसास का प्रचार किया तो वो इत्मीनान से मुस्कुरा दिए। अब उनके चेहरों पर किसी भी दुख की परछाई नहीं थी। मुराद और हमजा के जाने के बाद घर बिल्कुल खाली हो गया। ऐसा लगता था जैसे जिंदगी की तमाम मसरूफियात खत्म हो गई हों। उनके ख्यालों में, उनकी यादों में चौंक चौंक पड़ता। फिर मैंने सोचा नौशी को हॉस्टल से घर ले आऊं। बेटियां तो वालिदैन की खिदमत बड़ी चाहत से करती हैं। फिर नौशी के अलावा मेरा यहाँ कोई भी नहीं था। मैं नौशी को घर लाना चाहता था, लेकिन उसने आने से साफ इनकार कर दिया। वो भाइयों की कमी बहुत महसूस करती थी। फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग अपने भाइयों से थी, मुझसे नहीं। मैं उसे जबरदस्ती घर ले भी आता तो वो कोमल सी लड़की बड़ी उदास और हरासा रहती। फिर मेरी गैर मौजूदगी में उसकी हिफाजत का भी मसला था, इसलिए मैं खुद ही खामोश हो गया कि यहाँ उसकी दोस्तें भी बन गई थीं और वो खुश भी थी। मैं वापस आते हुए खुद ही नौशी के बारे में सोच रहा था। कुछ बड़ी और समझदार हो गई तो बाप की तन्हाई और अकेलेपन का एहसास उसके अंदर जन्म लेगा, फिर खुद ही मेरी आगोश में आ जाएगी। इस ख्याल के साथ ही मेरे अंदर एक और एहसास ने जन्म लिया। आज वो मुझसे दूर है, बड़ी होगी तो हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएगी। बेटी तो हमेशा पराई होती है। जिंदगी की रौनक और बागो बहार तो बेटों के दम से होती है। वो दूर चले गए तो कुछ भी पास नहीं रहा। ये फायजा ही की ख्वाहिशों ख्वाब था जिसे मैं ताबीर देकर खुद को उदास और तन्हा महसूस कर रहा था। हालांकि जिस वक्त हम दोनों ये ख्वाब देखते थे तो फायजा मुस्तकबिल के इस रोशन ख्याल से अक्सर उदास हो जाती थी। शुएब, जब हमारे बच्चे हमसे दूर चले जाएंगे तो हम खुद को कितना तन्हा महसूस करेंगे। कैसे गुजरेगा वो वक्त, कैसा लगेगा सब कुछ जब हम दोनों अकेले रह जाएंगे। वो उदास होकर पूछती तो मैं हंस देता, अपना कलम बंद करके उसे अपने बाजुओं के घेरे में ले लेता। फिर उसकी रोशन रोशन आंखों में देखते हुए कहता, बहुत अच्छा लगेगा सब कुछ जब हम दोनों तन्हा होंगे। ना तुम्हें मेरी मसरूफियात से शिकायत होगी, ना मैं तुम्हें घर के झंझटों में मसरूफ होने पर खफा हुआ करूंगा। हर लम्हा, हर एक पल हम एक दूसरे के साथ होंगे, हर वक्त एक दूसरे के पास। वो मेरी इस बेखुदी पर झीम कर रह जाती और मैं बहुत देर तक मदहोश सा रहता। बच्चों की दूरी ने मुझे यकबारगी फिर से फायदा की जुदाई का एहसास दिलाया था। अब इस वक्त जब मैं तन्हा था तो फायदा की जुदाई के एहसास में जलता रहता। फिर बच्चों की दूरी, तन्हाई ही तन्हाई चारों जानिब डस्तियों काटती थी। फायजा की यादें और वो ख्वाब जो हमने इकट्ठे देखे थे मुझे रात दिन अजियत में मुब्तला रखते। जिंदगी एकदम से खुश्क और ऐसे बेरौनक होकर रह गई थी, बड़ी बेतवाज़न और मुतजलजल। ऐसे में गुलेज़ारा के एहसास ने मुझे तक़वियत बख्शी और मैं उस जाहिल उजड़ लड़की को सोचकर मसरूर हो गया, जिसे मैं अपने बच्चों की खातिर ब्याह कर लाया था और जिसने आते ही मुझे कोफ्त भरी अजियत में मुब्तला कर दिया था, जिसका मेयार मेरी सोसाइटी के मुताबिक नहीं था, जिसे मैं सिर्फ 2,500-3,000 की मुलाजमत से ज़्यादा नहीं समझता था, जो मेरे काबिल नहीं थी। आज वह मुझे बड़ी शिद्दत से अपनी तरफ बुला रही थी। मेरी तमाम तर ज्यादती बेइतनाई के बावजूद वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी और यकीनन वो मेरा इंतजार कर रही होगी। उसके घर जाते हुए मैं अपनी प्यारी बीवी के महबूब तस्वुर को सरासर फरामोश कर चुका था। गोया असल बेवफाई के कदम आज उठ रहे थे। गुलेज़ारा के वालिदैन ने मुझे देखकर एकदम से खुश हो गए। वो अपने शबो रोज़ मेरे इंतज़ार में गुजार रहे थे। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं गुलेज़ारा को लेने आया हूँ, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। गुलेज़ारा अपने घर के आंगन में बैठी कबूतरों को दाना डाल रही थी। मेरा ख्याल था कि अपने वालिदैन की तरह वो भी मुझे देखकर खुश होगी, लेकिन वो हनूज़ अपने काम में मगन रही, तो मैं उसके करीब चला आया। चलो गुलेज़ारा, अपने घर चलते हैं, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। वो कुछ नहीं बोली, कहा तो सिर्फ ये, आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, बहुत जुल्म किया आपने। वो दुख से बोली, तो मैं पशेमान हो गया। हमने तो आपके बच्चों के दिल जीतने के मारे ये सब कुछ किया था, पर बच्चों ने हमारे साथ वफा नहीं की। वो मतलब के यार थे। मैं अपने किए पे बहुत पशेमान हूँ और बच्चों की तरफ से भी माफ़ी मांगता हूँ। उनके लिए अब अच्छी दुआ करना। वो मुल्क से बाहर चले गए हैं। इसी इत्तला पर उसने हैरानगी से मेरी तरफ देखा, फिर बोली, फिर आप किस लिए आए हैं हमें लेने? अपने लिए, मैं बशासत से बोला तो वो तल्खी से हंस दी। आप भी मतलब के यार हैं, वो कहकर दाना डालने लगी और मैं हैरानगी से उसे देखता रह गया। वो मुझसे हद दर्जा खफा थी, जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। वो बहुत उदास, मलूल और उजड़ी हुई मालूम हो रही थी। मैंने उसे मनाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। गुलेज़ारा, अपने मर्द को खुश करने के लिए सिंगार नहीं करोगी? मैंने उम्मीद भरी निगाहों से उसे देखते हुए पूछा। नहीं जी,
क्यों जी? जिसका मर्द अपनी औरत पर शक करे उसकी कोई ज़िंदगी नहीं है जी। गुलेज़ारा, इस वक़्त मैं गुस्से में था और फिर तुमने भी तो कुछ सफाई पेश नहीं की। वो मेरी तरफ तल्ख़ी से देखकर मुस्कुरा दी। मेरी किसी बात का उस पे कोई असर नहीं था। मैंने हर मुमकिन कोशिश कर डाली, लेकिन वो अपनी ज़िद से न हटी। मैं बेबस और मजबूर सा हो गया। गुलज़ारा, मैं बहुत तन्हा हूँ। मैंने वाक़ई शादी बच्चों की खातिर की थी, लेकिन अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि बच्चे तो जैसे-तैसे करके पल ही जाते हैं। ऐसे हालात में उम्र का एक हिस्सा ऐसा भी आता है, जब बच्चे अपनी-अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं और इंसान तन्हा रह जाता है। अगर मेरे बच्चे मुझसे दूर ना होते, तो ये अकेलापन शायद मैं बुढ़ापे में महसूस करता। कितना तन्हा होता मैं उस वक़्त, आज से कहीं ज़्यादा तन्हा, लेकिन तन्हा तो मैं आज भी हूँ। इस अकेलेपन ने मुझे अंदर से बहुत खाली कर दिया है। गुलज़ारा, मुझे समेट लो, मैं बहुत थक गया हूँ। कहीं ऐसा ना हो मैं अपनी तन्हाई से ही वहशत ज़दा होकर कहीं दूर निकल जाऊँ। मुझे भटकने से बचा लो, मुझे थाम लो। कहीं मैं दुनिया की रंगीनियों में गर्क ना हो जाऊँ। गुलज़ारा, ये वक़्त मेरे लिए कठिन आज़माइश बन रहा है। मेरे साथ चलो, मैं तमाम तरज़ियातियों की तलाफ़ी कर दूँगा। मैंने बेबसी के एहसास से चूर होकर कहा, लेकिन वो अपने काम में मगन थी। बिल आखिर मैं उसे समझाते और मनाते हार गया। मैंने पसपाई के एहसास से चूर होकर कदम मोड़ लिए। शायद वो भी ठीक कह रही थी। मैंने कम तज़लील तो नहीं की थी उसकी। मैं खाली हाथ, खाली दामन जा रहा था। शगिस्तगी के एहसास से कदम बोझल हुए जा रहे थे। हर कदम पे दिल चाहता था कि आखिर बार मुड़कर देखूं। शायद वो मेरा इंतज़ार कर रही हो। शायद वो मुझे सता रही हो। शायद वो मुझे पुकार ले। मैं चलता हुआ बहुत दूर तक आ गया, लेकिन उसने आवाज़ ना दी। इस खालीपन के एहसास के साथ ही मेरी चाल बहक गई और कदम भटकने लगे। ज़िंदगी की राहनुमाइयाँ मुझे अपनी तरफ बुला रही थीं। मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। वो पहलू मेरे पीछे चलती हुई मेरे साथ आ रही थी। मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और इस्तेहकाक से बोली, हम आपको भटकने नहीं देंगे जी। ओह! सो ये स्टोरी कंप्लीट हो गई। काफ़ी अच्छी स्टोरी थी, फ़नी भी थी। और आप लोग भी अपनी राय लाज़मी दीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा आपको स्टोरी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट स्टोरी लेके जल्दी हाज़िर हो जाऊँगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।